अध्याय 321 मार्शल आर्ट्स महारानी। गर्मी की लहरें चल रही थीं, काले बालों वाले उस आदमी का शरीर लाल हो गया था और उसकी लोहे जैसी काली त्वचा भट्टी में रखे लोहे के टुकड़े की तरह लाल हो गई थी, मानो पिघलने ही वाली हो। हु उसके मुंह और नाक से गर्म भाप निकल रही थी और उसका पूरा शरीर लगभग धुआं उगल रहा था। इस विचित्र घटना ने चारों ओर विस्मय का माहौल पैदा कर दिया। ये शियानटिन अमृत मध्य मार्शल क्षेत्र का एक उत्तम गुणवत्ता वाला अमृत है। इसका औषधीय प्रभाव इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि औषधि को ठीक से परिष्कृत नहीं किया गया हो, जिसके कारण दुष्प्रभाव उत्पन्न हुए हो? अगर ऐसा है तो ये बच्चा बदकिस्मत होने वाला है। अलग अलग भावों के साथ कई निगाहें एक जगह केंद्रित हुई और उनमें से कई लोग प्रसन्नता जता रहे थे। काले बालों वाले युवक की छाती फूल गई और फिर सिकुड़ गई, एक धौंकने की तरह ऊपर नीचे होती रही और अंत में धीरे धीरे शांत हो गई। वह खड़ा हो गया, उसकी आंखों में एक चमक थी। पल भर में ही उसकी आभा पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गई थी। इसकी औषधीय क्षमता तो इतनी जबरदस्त है कि मैं इसे बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। काले बालों वाले उस आदमी ने गहरी सांस ली। वह अभी भी डरा हुआ लग रहा था, पहले की तरह शांत नहीं था। उसने वीर की ओर गहरी निगाहों से देखा। अब उसके चेहरे पर कोई तिरस्कार का भाव नहीं था और गंभीरता से कहा, महान गुरु, कृपया मेरे साथ आइए। हालांकि वीर का साधना स्तर केवल कुलीन साधक स्तर का था, जो उससे कहीं कमजोर था, फिर भी काले बालों वाले उस व्यक्ति ने उसे सीधे महान गुरु कहकर पुकारा। विशेष औषधि शोधन कक्ष में सभी लोग हक्का बक्का रह गए और वीर के काले बालों वाले व्यक्ति के पीछे चले जाने पर उन्हें खाली निगाहों से देखते रहे। वह शियानटिन अमृत वास्तव में सफलतापूर्वक तैयार हो गया। इस बच्चे का साधना स्तर तो साधारण है, लेकिन वह एक महान रसायनज्ञ है जिसने अपनी खुद की औषधि शोधन तकनीक बनाई है। यह क्या बदतमीजी है! उनके दिमाग में अफरा तफरी मची हुई थी और औषधि शोधन के उनके पूर्व ज्ञान के कारण उनके लिए यह समझना असंभव था कि उनकी आंखों के सामने क्या हो रहा था। महान गुरु फैंग, मेरे पीछे आइए। आगे आप वरिष्ठ झाओ युए से मिलेंगे। आपको सावधान रहना होगा, उन्हें नाराज मत करना। हालांकि यह काले बालों वाला व्यक्ति अभिमानी था, लेकिन वह वास्तविक प्रतिभा वाले लोगों का सम्मान करता था। उसने वीर को सावधानीपूर्वक याद दिलाया, हिचकिचाते हुए, मानो उसे कुछ कठिन बात कहनी हो। क्या किसी से मिलने के लिए इस तरह का व्यवहार करना जरूरी है? वीर की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। जिस दिशा में वे जा रहे थे वह एक विशाल साधना स्थल था। दूर से आते हुए शून्य लोक में हृदय को स्तब्ध कर देने वाली ऊर्जा की लहरें उठ रही थीं, जो आपस में टकराकर हवा को भी विकृत कर रही थीं। बूम! अचानक एक अद्भुत ऊर्जा का विस्फोट हुआ और जीवन शक्ति का एक स्तंभ सीधे आकाश में उठ खड़ा हुआ, मानो कोई विशाल पर्वत पृथ्वी को दबा रहा हो, जिसे पार करना असंभव हो, जिससे किसी के लिए भी मुकाबला करना मुश्किल हो गया हो। कितनी दबंगची है! वीर मन ही मन चौंक गया जब वो बिल्कुल बीच में स्थित साधना कक्ष में दाखिल हुआ। लगभग 1.75 मीटर लंबी एक दुबली पतली महिला मैदान के बीचों बीच खड़ी थी, जिसने सादी सफेद प्रशिक्षण वर्दी पहन रखी थी। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत नहीं था, लेकिन उसमें किसी पुरुष से कम वीरता का भाव नहीं था। उसके बाल एक साधारण और साफ सुथरी चोटी में बंधे थे और उसकी आंखें तारों की तरह चमकीली और गहरी थीं। तंग कपड़े पहने पुरुषों के एक समूह ने उसे घेर लिया। वह एक नाजुक और कमजोर महिला लग रही थी, फिर भी उन सभी पुरुषों के चेहरे पर भय, दहशत, आशंका, तरह तरह के भाव थे, मानो वे किसी बेहद भयानक दुश्मन का सामना कर रहे हों। हवा में ची ऊर्जा आपस में गुंथी हुई थी। हालांकि उस वीर महिला ने भेड़ियों के झुंड के बीच भी शांत और संयमित रहते हुए अपनी ताकत से सभी को काबू में कर लिया। चलो साथ चलते हैं, नहीं तो हम सीनियर अप्रेंटिस झाओ का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। दोनों आदमियों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ आगे बढ़े। धधकती मुट्ठी, पवन देवता का पैर, बादल हटाने वाला ताड़ का पेड़, ... इन लोगों ने एक साथ कई जीन मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया, जिससे शानदार घटनाएं देखने को मिली। धधकती लपटें, तेज हवाएं, काले बादल हवा में आपस में गुथे हुए थे, जिससे ऊर्जा का एक विशाल प्रवाह बन गया जिसने उन्हें पल भर में अपनी चपेट में ले लिया। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति एक महान साधक था और उनके पूर्ण बल से किए गए हमलों ने एक अविश्वसनीय रूप से भयावह दृश्य उत्पन्न कर दिया। तीव्र उतार चढ़ाव के कारण सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन उस वीर महिला ने इसका डटकर सामना किया। उसकी आंखें शांत थीं, न तो वह चौंकी और न ही विचलित हुई। कैनन फिस्ट! उसने अचानक एक मुक्का मारा।
एक सरल कोमल मुट्ठी ने इतनी शक्ति से प्रहार किया मानो हजारों पहाड़ों को तोड़ दे और बादलों को चकनाचूर कर दे। बूम! जहां मुक्का लगा वहां एक हिंसक लहर उठ खड़ी हुई, जिसने ऊर्जा के तूफान को तुरंत बिखेर दिया और उसे बिखरी हुई अशांति में बदल दिया। बड़े बड़े आदमियों, तुम लोग क्यों डर रहे हो? तुम देख तो सकते हो लेकिन लड़ नहीं सकते। पुरुषों के उस समूह को दुबका हुआ और आगे बढ़ने की हिम्मत न करते देख उस वीर महिला ने तुरंत नाखुशी से भौहें चढ़ाईं और झट से अकेले ही आगे बढ़ गई। जल अग्नि ताइजी। उसने गहरी सांस ली, उसके हाथ पानी और आग का मिश्रण थे, उसकी हथेली की तकनीकें निरंतर और अनंत थीं। पानी की इन कोमलता और आग की यांग दृढ़ता एक ही मार्शल आर्ट में समाहित थी, जिसमें अनंत परिवर्तनों का सच्चा सार निहित था। उन लोगों के समूह ने कई तरह की चालें चली और वीर को लगा कि उनके मुक्कों की ताकत का सामना करना उसके लिए 3 चालों को भी झेल पाना मुश्किल होगा। लेकिन जहां वह महिला खड़ी थी, उसने अपने हाथों से ताइजी की आकृति बनाए और पानी और आग के एक घेरे ने उसे अपने भीतर सुरक्षित कर लिया, जो 10,000 चालों से अप्रभावित रहने की मुद्रा को प्रदर्शित करता है, जिसे तोड़ना हमेशा मुश्किल होता है। बैंग बैंग बैंग! उसकी हथेलियां लगातार हिलती रहीं, यिन की कोमलता में शक्ति एकत्रित करती रहीं, पानी की तरह लंबी और बहती रहीं, और यांग की दृढ़ता में फूट पड़ी, आग की तरह झुलसा देने वाली। ताइजी देखने में अत्यंत शांत और सौम्य प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में यह एक बेहद दृढ़ और शक्तिशाली मार्शल आर्ट है। एक बार प्रहार करने पर इसकी ऊर्जा हिंसक हो जाती है। वे लोग एक भी वार सहन नहीं कर पाए और सभी हवा में उड़ गए। जैसे हवा के झोंके से गिरे हुए पत्ते उड़ जाते हैं, वैसे ही वह जगह जहां वह महिला खड़ी थी, एकदम खाली हो गई, वहां कोई भी खड़ा नहीं रह गया। एक अकेली महिला ने कई पुरुषों को अपने वश में कर लिया। उस वीर महिला में स्वाभाविक रूप से एक दबंग आभा थी, जो ये साबित करती है कि महिलाएं पुरुषों से कम सक्षम नहीं हैं। काले बालों वाले युवक ने श्रद्धा से भरी निगाहों से देखते हुए फुसफुसाते हुए कहा, देखा, ये हैं सीनियर झाओ युए, हमारी ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी की मार्शल आर्ट्स महारानी। हालांकि ये एक महिला है, लेकिन इनकी अद्भुत मार्शल आर्ट्स ग्रेट मास्टर कल्टीवेशन लेवल के सभी साथियों को पछाड़ देती है, और ये तारामंडल के विलक्षण प्रतिभाओं की मासिक रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है। वीर चुप था, लेकिन उसकी आंखों में शांति नहीं थी। अंतरिक्ष कितना विशाल है और वहां कितने विलक्षण प्रतिभाएं मौजूद हैं। अपनी स्वाभाविक रूप से नाजुक शारीरिक बनावट वाली एक महिला के लिए उस क्षेत्र में कई पुरुष प्रतिभाओं को दबाना कितना मुश्किल है जिसमें वह सबसे कम कुशल है, यानी युद्ध शक्ति। इसके बारे में सोचते ही यकीन नहीं होता, लेकिन इस झाओ युए ने सचमुच ये कर दिखाया। मार्शल आर्ट्स की महारानी। वीर ने खेत में खड़ी उस वीर महिला को ध्यान से देखा और उसे अपने मन में अंकित कर लिया। सीनियर झाओ मार्शल आर्ट की दीवानी है। बाद में ऊपर जाते समय आपको सावधान रहना होगा, वरना अगर वह आपके चक्कर में पड़ गई तो इसके परिणाम मानो किसी बेहद भयानक बात को सोचकर पहले शेर की तरह घमंडी दिखने वाला काले बालों वाला युवक सचमुच कांप उठा। बड़े आदमी, तुम क्या बकवास कर रहे हो? ताइजू, आओ और मुझसे मुकाबला करो। इसी क्षण वीर महिला झाओ युए ने अपनी पैनी निगाहों से काले बालों वाले युवक को देखा और चिल्लाए, वरिष्ठ शिष्य झाओ, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। मैं एक महान रसायन शास्त्री को आपसे मिलवाने लाया हूं। उन्होंने औषधि शोधन की एक बिल्कुल नई तकनीक में महारत हासिल कर ली है और वे अत्यंत कुशल हैं। शायद वे सचमुच प्राचीन औषधि के सूत्र को पुनर्जीवित कर सकें। काले बालों वाले युवक ताइजू का आमतौर पर गंभीर चेहरा भावहीन हो गया और उन्होंने चापलूसी भरे लहजे में कहा, अत्यधिक कुशल? कोई व्यक्ति कुशल है या नहीं, ये तो लड़ाई के बाद ही पता चलेगा। ये सुनकर झाओ युए की पैनी निगाहें वीर पर टिक गईं और उसने उसकी साधना शक्ति को परखते हुए कहा, श्रेष्ठ साधक। ठीक है, मैं श्रेष्ठ साधक स्तर की शक्ति का उपयोग करके तुमसे अभ्यास करूंगी और तुम्हारी क्षमताओं का परीक्षण करूंगी। इस मूव का इस्तेमाल किए हुए बहुत समय हो गया। ब्लैक टोर्टोइस जीन। उसकी पूरी आभा उमड़ पड़ी, जिससे अंतरिक्ष विकृत होकर एक विशालकाय अजगर की आकृति में तब्दील हो गया, जो एक कछुए के चारों ओर लिपटा हुआ था और हवा से वीर पर दबाव डाल रहा था। काले कछुए की घटना। ये झाओ युए चीन के अंतर्तारकीय गणराज्य के वुडांग स्टार से आए हैं। क्या यह महज एक संयोग है? वीर की आंखें ये दृश्य देखकर एकदम सिकुड़ गईं और उसके दिल में अचानक एक भयानक विचार उठ खड़ा हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि इस महिला का साधना मार्ग महान सम्राट झेनेवू पौराणिक मार्ग हो? अध्याय 322 सच्चे मार्शल सम्राट का पौराणिक मार्ग। महान सम्राट झेनेवू, जिन्हें सम्राट शुआतिआन, सम्राट शिवानवू, स्वर्गीय पूजनीय दानव वशीकरणकर्ता, 9 स्वर्गों में दानव वशीकरण के पूर्वज स्वामी के रूप में भी जाना जाता है।
उनका पूरा नाम महान सम्राट झेनवू दानव वशीकरण करता है और वे प्राचीन चीन की पौराणिक कथाओं में उत्तर के देवता हैं। उत्तर में हत्या और विजय का शासन है। महान सम्राट झेनवू स्वर्ग के सम्राट होने के नाते राक्षसों को मारने और वश में करने के स्वामी हैं और तीनों लोकों में एक शीर्ष श्रेणी के शक्तिशाली अमर देवता हैं। यहाँ तक कि तीनों लोकों के युद्ध देवता एरलांग शेन भी दर्जे में उनसे कहीं हीन है। और प्राचीन पृथ्वी के चीन में महान सम्राट झेनवू का दाव क्षेत्र वुडांग पर्वत था और उनका प्रतीक शुवानवू दिव्य पशु उत्तर की आत्मा था। जैसे ही चीन गणराज्य ने अंतरतारकीय युग में प्रवेश किया, ये लगातार मजबूत होता गया और हुआशिया अंतरतारकीय गणराज्य बन गया, जिसने पूर्वी मिल्की वे आकाशगंगा पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। माउंट वुडांग एक प्राचीन साधना विद्यालय के रूप में शक्ति में भी बढ़ता गया, एक संपूर्ण जीवन निर्वाह करने वाले ग्रह पर कब्जा कर लिया और एक तारामंडल का आनंद लिया। ये वुडांग स्टार है। जब झाओ युई ने पहले तारामंडल के विलक्षण प्रतिभाओं की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया था, तब वीर ने स्पष्ट रूप से देखा कि वह चीन के वुडांग स्टार से उत्पन्न हुई थी, जल और अग्नि ताइची की जीन मार्शल आर्ट में कुशल थी, और अब तो उसने शुवानवू की असाधारण प्रतिभा भी प्रदर्शित की। वह और भी कई बातें जोड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या लड़ने की हिम्मत है? झाओ युई की निगाहों में कोई तिरस्कार नहीं था, उसकी मुस्कान बेहद मासूम थी और उसने धीरे से पूछा। यह एक शुद्ध मार्शल आर्टिस्ट की नए प्रतिद्वंद्वी से मिलने की खुशी थी जो उसके दिल से उपजी हुई थी। वह सचमुच मार्शल आर्ट की दीवानी है। वीर ने मन ही मन सोचा, उसकी आंखों में पवित्रता देखकर, एक ऐसी पवित्रता जो किसी भी प्रकार की अवहेलना, अहंकार या पूर्वाग्रह से रहित थी, पूरी तरह से अशुद्धियों से मुक्त थी, केवल एक सच्चा हृदय जो मार्शल दाव के प्रति समर्पित था। हालांकि वह सिर्फ एक कुलीन साधक था जो उससे कहीं अधिक कमजोर था, फिर भी इस वीर महिला ने बिना किसी संकोच के उसे युद्ध के लिए आमंत्रित किया। एक नया प्रतिद्वंद्वी एक नई चुनौती, नए दृष्टिकोण लेकर आती है। ये शुद्ध दाव हृदय सचमुच गतिशील है। कितनी असाधारण महिला! वीर ने यह भी कहा, जब से मैंने साधना शुरू की है तब से मैंने कभी भी इतने स्थिर दाव हृदय वाले किसी व्यक्ति का सामना नहीं किया है। यह एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी है जो सम्मान के योग्य है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि एक महिला होने के नाते वह अनगिनत प्रतिभाओं को दबा सकती थी। रुतबा, पृष्ठभूमि, प्रतिभा, इच्छाशक्ति, साधना, तकनीक। अगर झाओ युई एक शक्तिशाली व्यक्ति नहीं बन सकती तो कौन बन सकता है? दिलचस्प। वीर की आंखों में भी एक प्रबल युद्ध भावना जागृत हुई। ये तो बस एक मामूली मुकाबला है, उसे डरने की क्या जरूरत है? अगर झाओ युई ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी की मशहूर मार्शल आर्ट्स महारानी भी है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? भले ही वह सचमुच महान सम्राट झेनवू के पौराणिक मार्ग का अनुसरण करती हो, सन वुकोन कभी किसी से कमतर नहीं है। हालांकि साधना के स्तर में कुछ कमी है, लेकिन झाओ युई ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह एक कुलीन साधक की ताकत से लड़ेगी, इसलिए वीर के पास डरने का कोई कारण नहीं था। साधना का अर्थ अनंत आश्चर्यों का अनुभव करने और असंख्य प्रतिभाओं से प्रतिस्पर्धा करने में निहित है। ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी में आना केवल साधारण साधना तक सीमित नहीं है, यहाँ प्रतिस्पर्धा पहले से कहीं अधिक तीव्र है। मार्शल आर्ट की महारानी की चुनौती का सामना करते हुए वीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आओ। झाओ युई के हाथों करारी हार झेलने वाले अन्य लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा, उनके चेहरे आश्चर्य से भरे हुए थे। इस बच्चे ने तो सच में हाँ कह दी। वो खुद को जरूरत से ज्यादा समझ रहा है। भले ही सीनियर झाओ केवल एक कुलीन साधक की युद्ध शक्ति का उपयोग करें, समान स्तर पर उनका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन ये भी अच्छा है, सीनियर झाओ अब हमें परेशान नहीं करेंगे। ... वे मन ही मन प्रसन्न हुए। बहुत बढ़िया। झाओ युई ने हालांकि प्रशंसा भरी नजरों से उसकी ओर देखा। मिमिक बीस्ट फिस्ट। वीर ने गहरी सांस ली, उसका शरीर थोड़ा झुका हुआ था, उसके हाथ पंजों की तरह सीने के सामने रखे हुए थे, मानो कोई भयंकर बाघ जमीन पर घात लगाए बैठा हो, झपटने के लिए तैयार हो, अपने सामने मौजूद दुश्मन को चीर-फाड़ करने के लिए तैयार हो। यह एक अभूतपूर्व और दुर्जय शत्रु थी, उससे निपटने में कितनी भी गंभीरता बरती जाए, वह कम ही होगी। दिलचस्प। झाओ युई के दिल में तीव्र जिज्ञासा जागृत हुई। उसे वीर से एक अजीब सी ठंडी ऊर्जा का एहसास हुआ, जो उसे बेहद जानी पहचानी लग रही थी। ये दुष्ट ऊर्जा थी जो रक्त और युद्ध से प्रज्वलित होने और सैकड़ों लड़ाइयों का अनुभव करने के परिणामस्वरूप स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुई थी। एक अच्छा प्रतिद्वंद्वी, उसकी युद्ध की भावना भी बढ़ गई। अब उनकी युद्ध शक्ति और साधना लगभग बराबर होने के कारण वीर एक दुर्लभ प्रतिद्वंद्वी साबित हो सकता है। जुवानवू ताकत।
शिकार को देखते ही उसने पहली चाल चली। उसके पूरे शरीर में एक गहरी ठंडक दौड़ गई और उसके खूबसूरत बाल चुपचाप चांदी जैसे ठंडे हो गए, हवा में लहराने लगे। शून्य लोक में हलचल मच गई। एक जुवानबू की दहाड़ हल्की सी सुनाई दी और हवा कांप उठी। देखने में साधारण लगने वाली पतली मुट्ठियों का एक जोड़ा सीधे बाहर की ओर वार करता है। जहां भी मुट्ठी की ताकत पहुंचती है, शून्य लोक में स्पष्ट छेद हो जाते हैं और हवा में एक सिहरन दौड़ जाती है। वीर को भी एक ऐसी ठंड महसूस हुई जो उसकी हड्डियों तक पहुंच गई, जिससे उसका खून और ऊर्जा जम गई। हाँ, वीर ने अपने रक्त और ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाया और गर्मी की लहरों ने ठंड को दूर भगा दिया। वे मुट्ठियां पहले से ही करीब थीं, जैद की तरह एकदम साफ, एक अनमोल चमक बिखेर रही थीं। टाइगर रश। वीर के पंजे भयंकर रूप से बाहर निकले, मानो कोई खूंखार बाघ पहाड़ की चोटी से नीचे झपट्टा मार रहा हो और अपने सामने मौजूद शिकार को पूरी तरह से चीर-फाड़ कर देने का इरादा रखता हो। मुंके और पंजे आपस में टकरा गए। दो भयंकर ताकतें आपस में भयंकर रूप से टकरा गईं। वीर का शरीर कांप उठा और वह 10 कदम पीछे हट गया। लेकिन झाओ युई की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। वह 3 कदम पीछे हट गई। हालांकि उसने केवल एक कुलीन साधक की युद्ध शक्ति का ही प्रयोग किया, फिर भी एक महान गुरु स्तर के साधक के रूप में उसका शक्तिशाली शरीर बरकरार रहा। एक ही वार के बाद वीर को मामूली सी हानि हुई। वहां मौजूद दर्शकों की आंखें चौड़ी हो गईं, उनके चेहरे आश्चर्य से भर गए। लेकिन इस समय वीर और झाओ युई को इस बात की परवाह करना बहुत पहले ही बंद हो चुका था कि वे क्या सोचते हैं। वे अलग हो गए, फिर जल्दी ही दोबारा मिल गए। झाओ युई ने अपनी मुट्ठियों को तलवारों में बदल दिया और अपनी तलवारनुमा उंगलियों से लगातार वार करती रही, मानो वह सबसे कुशल हथियारी हो, विशेष रूप से वीर के महत्वपूर्ण बिंदुओं को निशाना बनाते हुए, तीक्ष्ण शक्ति और भयावह इरादे से भरी हुई। तलवार मायावी ढंग से आगे बढ़ी, फिर भी घातक इरादे ने हवा को व्याप्त कर लिया, जिससे यिन और यांग का संयोजन हुआ। शुवानवु को एक कछुए और एक सांप के रूप में दर्शाया गया है। कछुआ भारी और स्थिर है, जबकि सांप यिन और द्वेषपूर्ण है। झाओ युई की चालें अद्वितीय शक्ति से भरी हुई थीं, जिनमें बार बार ऐसे घातक प्रहार होते थे जिन्हें अधिकांश लोगों के लिए संभालना मुश्किल होता था। लेकिन वीर भी कमजोर नहीं था। मिमिक बीस्ट फिस्ट। बंदर, बाघ, सारस, तेंदुआ। मन की बंदर शक्ति अनगिनत रूपों में बदलती रही और वीर का शरीर भी उसी के अनुरूप विभिन्न जानवरों का रूप धारण करता रहा। उसकी चालें भयंकर और निर्मम थीं और उसका शरीर तो और भी कठोर था, जो किसी भी प्रकार की बचाव क्षमता नहीं दिखाता था। अगर झाओ युई दुनिया की सबसे कुशल तलवारबाज की तरह होती, तो उसके कदम हल्के होते और उसकी तलवारें अपनी चरम सीमा पर चलती। वीर निर्णायक वधकारी चालों के साथ जंगली और अद्वितीय जानवरों का राजा बन गया। उसकी शक्ति लगातार विस्फोट करती रही। वीर ने न तो बचाव किया और न ही बचने की कोशिश की, बल्कि सीधे तौर पर उस निर्जीव शीत शक्ति को सहन किया। एक उत्कृष्ट श्रेणी के असाधारण जीन के रूप में लिंगमिंग स्टोन मन की जीन उसी स्तर पर अजेय था। स्टोन मन की बॉडी पानी और आग से अप्रभावित थी और तलवारों और भालों से भी अप्रभावित थी। उसके पास छिपने का कोई कारण नहीं था। अप्रत्याशित रूप से उसने पाया कि झाओ युई की स्थिति भी उसकी अपनी स्थिति से मिलती जुलती थी। यिन की कोमलता और यांग की कठोरता को मिलाकर बनी एक शक्ति ने एक घेरा बनाया, जिसके भीतर वह सुरक्षित थी और बहते पानी की तरह मूर्त रूप धारण किए हुए थी। उस पर पड़ने वाला कोई भी प्रभाव वास्तव में लहरों द्वारा बिखेर दिया गया, जिससे उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। शून्य लोक में स्थित जुवानवु घटना उफनते पानी के साथ सभी तरीकों से अप्रभावित थी। शुवानवु जीन महान सम्राट झेनवु पौराणिक पथ। वीर जितना अधिक लड़ता गया, उतना ही अधिक विस्मेचकित होता गया। महान सम्राट झेनवु का पौराणिक मार्ग निश्चित रूप से सन वुकॉन के पौराणिक मार्ग से कमजोर नहीं था। ये मुकाबला बेहद रोमांचक था। सन वुकॉन पौराणिक पथ वास्तव में बहुत शक्तिशाली था, लगभग उसी स्तर पर अजेय। जल और अग्नि से अप्रभावित, मन बंदर शक्ति के साथ मिलकर यह अनगिनत रूपों में परिवर्तित होता था, फिर भी दृढ़ और ठोस बना रहता था, वास्तव में परिपूर्ण। अपने समकक्षों से लड़ते समय वह हमेशा ही कमजोर स्थिति में रहा था। केवल तभी जब दूसरे उसे अपनी असाधारण साधना से पछाड़ देते थे, तभी वे उस पर दबाव डाल सकते थे। तरीका चाहे जो भी हो, लड़ाइयां हमेशा बहुत नीरस लगती थीं। अपने साथियों के बीच समान युद्ध क्षमता और पूर्ण शक्ति के साथ अभ्यास करते हुए यह एहसास वास्तव में अद्भुत था, एक ऐसा अनुभव जो उसने शायद ही कभी किया हो। इस तरह की लड़ाई न केवल रोमांचक थी बल्कि आनंददायक भी थी। दांव पेच के आदान प्रदान में वीर ने अनजाने में ही मार्शल आर्ट के गहरे सत्यों को समझा।
इस मामले में झाओ युई भी वैसी ही थी। उसकी आंखों में प्रबल युद्ध भावना प्रकट हुई और जुवानवु की छवि भी फूट पड़ी, जो शून्य क्षेत्र से और अधिक ठोस होती चली गई। वीर उससे सीधे टकराया, उसका शरीर धनुषाकार हो गया, उसकी बाहें उसके घुटनों तक लटक रही थीं, एक क्रोधित बंदर की तरह, उसकी मुठ्ठियां हथौड़ों की तरह थीं, जो उग्रता से प्रहार कर रही थीं। एक क्षण के लिए शुवानवु ने सन वुकोंग से युद्ध किया। अध्याय 323 जुवानवु ने वुकोंग से लड़ाई की। शुवानवु उत्तर दिशा के देवता हैं, जिनका शरीर कछुए जैसा, पूंछ सांप जैसी और सिर अजगर जैसा है। सन वुकोंग ने अपने माइंड मंकी के माध्यम से दाओ को प्राप्त किया, जिसमें अद्वितीय हिंसा और अराजक स्वभाव था। दोनों ही स्वर्ग और पृथ्वी में दुर्लभ दिव्य प्राणी हैं, जिनकी प्रसिद्धि और शक्ति में अंतर करना कठिन है। वीर और झाओ युई एक दूसरे के सामने आ गए, उनकी युद्ध भावनाएं प्रज्वलित थीं, मानो मंगल ग्रह पृथ्वी से टकरा रहा हो। युद्ध भयंकर रूप से छिड़ा हुआ था। शुवानवु शून्य लोक में बैठा था, लगातार दहाड़ रहा था, उसके शरीर से उफनती लहरें और एक भयंकर ठंडी धारा बह रही थी। उस खूंखार बंदर की मुठ्ठियां हथौड़ों जैसी थीं, वह एक पागल की तरह हिंसक रूप से प्रहार करता था और बेरहमी से हत्या करता था। वीर की आकृति बार बार झिलमिलाती हुई झाओ युई के चारों ओर तेजी से घूम रही थी, उसका वार उसके महत्वपूर्ण अंगों को निशाना बना रहा था। झाओ युई अखाड़े में स्थिर खड़ी थी, न तो चकमा दे रही थी और न ही बच रही थी। उसके हाथ उसके शरीर के सामने वृत्त बना रहे थे, एक हाथ यिन का प्रतिनिधित्व कर रहा था, दूसरा यान का, एक कठोर, दूसरा कोमल। उसकी शक्ति अदृश्य वृत्त बना रही थी जो उसे घेरे हुए थी, जिससे वह अविचल हो रही थी। पानी का कोई आकार नहीं होता और वह लगातार बदलता रहता है, लेकिन एक बार जब वह शक्तिशाली गति पकड़ लेता है तो उसे साधारण लोग हिला नहीं सकते। शुवानवु और सन वुकोंग के बीच युद्ध के दौरान कुछ समय के लिए यह बताना मुश्किल था कि कौन श्रेष्ठ था। भयंकर बाघ शिकार करता हुआ, फुर्तीला तेंदुआ झपट्टा मारता हुआ, अमर सारस उड़ता हुआ। वीर की चालें लगातार बदलती रहती थीं, 100 जानवरों का मिश्रण, भयंकर, हिंसक, अलौकिक। उसकी चालें निरंतर परिवर्तनशील थीं। लेकिन जब कोई प्रहार शक्ति के घेरे पर लगा तो बल तुरंत विक्षेपित हो गया और उसी समय शीत और यिन शक्ति की लहरों ने जवाबी हमला किया, लेकिन वे वीर के पत्थर के बंदर शरीर द्वारा अवरुद्ध हो गईं और जरा सा भी प्रवेश नहीं कर सकीं। एक तो कछुए के खोल को धारण किए हुए जैसा था, कछुए के भारीपन और सांप की फुर्ती के साथ। दूसरा जन्म से ही पत्थर का बंदर था, बंदर की फुर्ती और पत्थर की कठोरता के साथ। ये दोनों ही दिव्य प्राणी परिपूर्ण अस्तित्व थे। दोनों ने अपनी अपनी अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल किया और कुछ समय के लिए कोई भी दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ सका। बूम! वीर अचानक एक जोरदार मुक्केबाजी में झाओ युई से भिड़ गया। दोनों के शरीर धमाके के साथ अलग हो गए। वे स्थिर खड़े रहे, उनकी आंखों में बेबसी का भाव था क्योंकि वे एक दूसरे को देख रहे थे। सबसे डरावनी बात तब हुई जब अचानक हवा शांत हो गई। एक पल के लिए दृश्य थोड़ा अजीब सा हो गया। यह जुवानवु जीन निश्चित रूप से एक उत्तम गुणवत्ता वाला असाधारण जीन था। वीर को एक स्पष्ट एहसास हुआ, यह लड़का सीनियर झाओ से इतनी देर तक लड़ सकता है। सच में किसी को उसके बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए। हालांकि सीनियर झाओ ने केवल एक कुलीन साधक की युद्ध शक्ति का उपयोग किया, लेकिन जुवानवु जीन भी एक परिपूर्ण जीन है जो उन्हें समान रैंक वालों के बीच लगभग अद्वितीय बनाता है। इस बच्चे की पृष्ठभूमि क्या है? छात्रों को आश्चर्य हुआ कि वीर झाओ युई के एक ही वार से नहीं गिरा जैसा कि उन्होंने सोचा था। लड़ाई अप्रत्याशित रूप से तीव्र थी। दोनों पक्षों ने विभिन्न तकनीकों का प्रदर्शन किया। उनकी चाल में ऊर्जा का स्तर कम था, लेकिन उनकी परिष्कारिता कल्पना से परे थी। वे सीनियर झाओ को देखकर हैरान नहीं थे, लेकिन इस बच्ची का उनके साथ चित्र बना पाना वाकई बहुत अजीब था। उनके चेहरे के भाव अजीब थे और वे वीर की पृष्ठभूमि के बारे में और भी उत्सुक हो गए। उस प्रसिद्ध विद्वान के अनुसार ये लड़का एक महान रसायन शास्त्री भी था जिसने अपने स्वयं के विचार का एक स्कूल बनाया था। उनके हाव भाव बहुत ही दिलचस्प थे। यह आता है। काले बालों वाला युवक टाई झू, जो अखाड़े में हो रही घटनाओं को करीब से देख रहा था, अचानक बोल पड़ा। स्विश स्विश स्विश! पल भर में सभी की निगाहें हथेली पर टिक गईं। एक लंबे संघर्ष के बाद जिसमें कोई स्पष्ट विजेता नहीं था, वीर और झाओ युई, हालांकि मौखिक रूप से संवाद नहीं कर पाए, दोनों एक बात समझ गए। दोनों को अपने अपने स्तर पर अजेय माना जाता था। विजेता का निर्धारण करने के लिए वे परिणाम के लिए लड़ने के लिए केवल अपनी अंतिम चाल का उपयोग कर सकते थे। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, उनकी ऊर्जा तेजी से बढ़ती जा रही थी। उनकी ऊर्जा के टकराने से शून्य क्षेत्र में हलचल और उतार चढ़ाव आया और प्रकाश विकृत हो गया। जुआनवु सच्चा पानी।
झाओ युई के हाथों ने अचानक उसकी छाती के सामने एक मुद्रा बना ली, उसकी उंगलियां खिले हुए कमल की तरह आपस में गुंथ गईं, और उसकी उंगलियों से ठंडे येन जल की धाराएं गड़गड़ाहट की आवाज के साथ बहने लगीं। अचानक आसपास का तापमान तेजी से गिर गया, मानो कोई बर्फ के तहखाने में गिर गया हो। हवा में मौजूद जलवाष्प तेजी से एकत्रित होकर बर्फ के पानी की धाराएं बनाने लगी। भीतर से एक शुवानवु बर्फ की मूर्ति प्रकट हुई, जो अपना सिर और पूंछ हिला रही थी, मानो वह कोई असली प्राणी हो। मानो प्राचीन काल से जागृत होकर एक आदिम आभा ने उन पर आक्रमण कर दिया, जो भयंकर और क्रूर थी। वीर का चेहरा भी गंभीर हो गया और उसने अपनी उंगलियों को तलवार की तरह इशारा करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ाया। हालांकि यह सिर्फ एक उंगली की तलवार थी, लेकिन इसमें अमर प्राणियों का वध करने, देवताओं को नष्ट करने और सभी जीवित प्राणियों का सफाया करने का परम घातक इरादा निहित था। अमर तलवार की मुहर का वाद। वीर अपनी तलवार के साथ एक हो गया और एक चांदी की रोशनी में बदल गया, जो हवा में चमकती हुई सीधे बर्फ से बने जुवानवु की ओर वार करने लगी। गर्जन। शुवानवु ने अपना मुंह चौड़ा खोल दिया, लगातार दहाड़ता रहा, उसकी आवाज से आकाश कांप उठा, तेज हवाएं और भारी बारिश हुई। उसका मुंह चौड़ा खुला हुआ था, काट रहा था। सभी ने अपनी सांसें थाम ली। परिणाम इसी एक चाल पर निर्भर था, अंत में जीत किसकी होगी। क्या ये बच्चा वाकई ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी द्वारा मान्यता प्राप्त मार्शल आर्ट्स की महारानी को हरा सकता है? किसी कारणवश अपनी गहरी शंकाओं के बीच उनमें एक अजीब सी उम्मीद भी थी। ची ची ची। एक ठंडी तलवार की रोशनी। जैसे ही वीर ने जुवानवु के शरीर में प्रवेश किया, तलवार की रोशनी इतनी ठंडी थी कि वह बार बार भेदती हुई, बाधाओं की परतों को तोड़ती हुई आगे बढ़ रही थी। जुवानवु ने एक हल्की सी कराह निकाली, उसका शरीर अकड़ा हुआ और स्थिर था, सिर से धीरे धीरे इंच इंच करके ढहता हुआ, और तुरंत गिर पड़ा। भीतर से एक आकृति तेजी से बाहर निकली, उंगली तलवार की गति काफी कम हो गई थी, लेकिन वह पहले की तरह ही आगे की ओर वार करती रही। झाओ युई का चेहरा गंभीर था और उसने अपने हाथों से कमल की मुद्रा बनाकर उसका सामना किया। उसकी 10 उंगलियां आपस में गुंथी हुई थीं, तलवार वाली उंगली के चारों ओर लिपटी हुई थीं, जिससे उसे आगे बढ़ने से रोका जा रहा था। वीर पीछे हट गया, एक धुंधली सांस छोड़ते हुए। उसका चेहरा उदास था। मैं हार गया। नहीं, मैं हार गई। झाओ युई ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। वीर के चेहरे पर निराशा के भाव थे। खोया तो खोया। इसका क्या मतलब है? किसी और के हाथों मिली ऐसी जीत से व्यक्ति को और भी अधिक अपमानित महसूस होता था। तुमने गलत समझा। झाओ युई ने वीर की ओर बस एक नजर डाली, उसके मन की बात जान ली और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मेरा इरादा तुम्हें जीतने देने का नहीं था। यह जुवानवु ट्रू वाटर कल्टीवेटर एलीट स्तर पर मेरी सबसे शक्तिशाली घातक चाल है। एक बार इस चाल का इस्तेमाल करने के बाद मेरे पास पलटवार का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। मैं तुम्हारी चाल को इसलिए रोक पाई क्योंकि मैंने एक महान कल्टीवेटर की युद्ध शक्ति का इस्तेमाल किया था। इसलिए मैं हार गई। अगर हम दोनों कल्टीवेटर एलीट होते तो मैं तुम्हारी प्रतिद्वंदी नहीं होती। वह धीरे और स्पष्ट रूप से बोलती थी, बिना किसी दिखावे या छिपाव के। क्या इस बच्चे ने सीनियर झाओ को हरा दिया? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। मार्शल आर्ट्स की महारानी का उसी रैंक पर अजेय रहने का रिकॉर्ड टूट गया है। ये बच्चा... दर्शकों के मुंह खुले रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। जैसे जैसे वे मार्शल आर्ट की महारानी झाओ युई के भयावह स्वरूप को समझने लगे, वैसे वैसे उन्हें अपने सामने के इस दृश्य का महत्व स्पष्ट रूप से समझ में आने लगा। ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने के बाद से झाओ युई को एक महिला होने के नाते अनगिनत लोगों द्वारा कम आंका गया था, लेकिन उसने अपनी मुक्केबाजी के बल पर अपने रैंक में अजेय होने की एक शानदार प्रतिष्ठा बनाई थी। केवल उससे भी अधिक शक्तिशाली साधना वाले विलक्षण प्रतिभावान ही उसे मुश्किल से दबा पाते थे। अब समान शक्ति के मुकाबले में उसे हार का सामना करना पड़ा था। अगर यह बात फैल गई तो इससे ग्रेट वॉल विश्वविद्यालय में निस्संदेह भारी हलचल मच जाएगी। तो बात कुछ ऐसी है। वीर ने सिर हिलाया। उसकी यह बात सुनकर उसे काफी अच्छा लगा, लेकिन वह वैसा नहीं था जैसा झाओ युई ने सोचा था। खोया तो खोया। कारण बताने की आवश्यकता ही क्यों है? हम में से कोई नहीं हारा। असली युद्ध क्षेत्र में तुम्हारे साथ आमने सामने की निष्पक्ष लड़ाई कौन लड़ना चाहेगा? वीर ने उदासीनता से कहा। झाओ युई एक पल के लिए अचंभित रह गई, फिर मुस्कुराते हुए बोली, ये सच है। उसने ये भी देखा कि वीर का हृदय पत्थर की तरह दृढ़ था। साधना के प्रति उसका अपना दृष्टिकोण था और वह शब्दों से आसानी से प्रभावित नहीं होता था। मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं जब तुम ग्रैंड मास्टर बनोगे।
तब हम एक और वास्तविक युद्ध लड़कर ये तय कर सकते हैं कि कौन श्रेष्ठ है। झाओ युई ने चुनौती दी। बहुत बढ़िया, वीर ने तुरंत सहमति जताई। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया, मानो वे एक दूसरे की सराहना कर रहे हों। वे दोनों ये जानना चाहते थे कि एक ही साधना के अंतर्गत किसका पौराणिक मार्ग अधिक शक्तिशाली था। क्या ये सचमुच मार्शल आर्ट है या सन वुकोंग? अध्याय 324 मेरी ईमानदारी और मेरा तरीका, तीसरा अपडेट। एक लड़ाई का निमंत्रण। वीर और झाओ युई ने कल्टीवेटर एलीट स्तर पर एक लड़ाई लड़ी और यह एक बराबरी का मुकाबला था जिससे आपसी प्रशंसा की भावना पैदा हुई। ये ड्रॉ रहा। एक और प्रतिभाशाली व्यक्ति जो अपने साथियों के बीच अजेय है। क्या वह मेरी ईमानदारी ही मेरा मार्ग है कि महान गुरु भी हो सकते हैं? दर्शकों ने प्रशंसा से वाहवाही की। मेरी ईमानदारी ही मेरा मार्ग है। वीर उनकी बातचीत सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। मेरी ईमानदारी ही मेरा मार्ग है का क्या अर्थ है? उसने आश्चर्य से पूछा। उसे स्पष्ट रूप से इसमें एक गहरा अर्थ दिखाई दे रहा था, एक ऐसा अर्थ जो सीधे साधना के सार की ओर इशारा करता था। मेरी निष्ठा ही मेरा मार्ग है से तात्पर्य साधक के अडिग मार्ग हृदय से है, जो पौराणिक पथ की साधना में दृढ़ रहता है और बाहरी कारकों से अप्रभावित रहता है। केवल वही लोग जो ऐसी मानसिक अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, वे अपने पौराणिक पथ की पूरी क्षमता को उजागर कर सकते हैं और अपनी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। झाओ युई ने धीरे से समझाया, आप मात्र एक कुलीन साधक हैं, फिर भी आप ऐसी युद्ध भावना प्रदर्शित कर सकते हैं। स्पष्ट है कि आपने अपने असाधारण जीन की क्षमताओं का चरम सीमा तक उपयोग किया है, इसलिए उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया है। तो बात ऐसी है। वीर ने मन ही मन सिर हिलाया, सोच में डूबा हुआ। उन्होंने स्वतंत्र रूप से सन वुकोन पौराणिक मार्ग का मार्ग प्रशस्त किया, अनेक बाधाओं को पार करते हुए। अपनी पूरी यात्रा के दौरान वे कभी विचलित नहीं हुए। इस अर्थ में वे वास्तव में अत्यंत निष्ठा के मार्ग पर चल रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? शिकार से उत्साहित झाओ युई ने पहल करते हुए वीर का नाम पूछा। वीर बहुत हैरान था। इन सब के बाद भी उसे उसका नाम नहीं पता था और वे अभी अभी लड़े थे। वह किससे शिकायत करता? ये सचमुच बेहद निराशाजनक था। लेकिन वीर को इससे कोई ठेस नहीं पहुंची। इस वीर महिला ने बिना किसी से पृष्ठभूमि पूछे सभी को समान प्रतिद्वंद्वी माना, पूरी ताकत से उनका मुकाबला किया और इस प्रक्रिया का आनंद लिया। क्या ये प्रतिद्वंद्वी को सबसे बड़ा सम्मान देना नहीं था? उसका दांव हृदय शुद्ध था। वो मार्शल आर्ट की दीवानी थी, मार्शल आर्ट की पागल थी। मार्शल आर्ट्स की महारानी सचमुच अपने नाम को सार्थक कर रही हैं। मैं वीर हूं। वीर ने उदासीनता से उसकी ओर सीधे देखते हुए कहा। आप वीर हैं? झाओ युई अचंभित रह गई। उसकी आंखें तारों की तरह चमक उठी। आप वही वीर हैं जिन्होंने पौराणिक मार्ग का मार्ग प्रशस्त किया। वही वीर जिन्हें विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद देशद्रोही करार दिया गया, फिर जिन्होंने अपनी निर्दोषता साबित की और असली देशद्रोही का पर्दाफाश किया। हालांकि झाओ युई वीर को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती थी, लेकिन उसने उसका नाम सुना था। जैसे ही वीर ने अपनी पहचान बताई, उसकी दिलचस्पी और भी बढ़ गई। अन्य दर्शक भी बहुत आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कुछ समय पहले ही सैन्य अदालत में हुई रोमांचक बहस के बारे में स्पष्ट रूप से सुना था। कहानी का अंतिम मोड़, जिसने अनगिनत लोगों को चौंका दिया, ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी में तेजी से फैल गया। जिन लोगों ने सैन्य अदालत की सुनवाई में भाग नहीं लिया था, उन्हें भी इसके बारे में पता चल गया था। अब उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि स्वयं अमर गुरु उनकी आंखों के सामने होंगे। ये युवक दरअसल वही नया छात्र वीर था। उसके अनुभव सचमुच असाधारण थे। वह अपने साथियों में अजेय था और साथ ही एक ग्रैंडमास्टर कीमियागर भी था। वे जिज्ञासावश वीर को बार बार ध्यान से देखते रहे। जी हाँ, मैं ही हूँ। चारों ओर से आ रही निगाहों का सामना करते हुए वीर शांत रहा और सहमति में सिर हिलाया। अद्भुत! झाओ युई ने सचमुच प्रशंसा की। उसमें ईर्ष्या का कोई संकेत नहीं था। तुमने जो पथ स्वयं बनाया है, वह वास्तव में मेरे महान सम्राट झेनवू पथ के बराबर है। ये सचमुच अद्भुत है। यदि तुम भविष्य में और अधिक शक्तिशाली बनो और अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करो, तो तुम निश्चित रूप से मेरे लिए एक दुर्लभ और उत्कृष्ट प्रतिद्वंद्वी बनोगे। वीर की ओर उसकी निगाहें पहले से ही युद्ध की उत्सुकता से भरी हुई थीं। काले बालों वाला आदमी और बाकी लोग ये दृश्य देखकर कांप उठे। वे सभी उस तरह के हावभाव से भलीभांति परिचित थे। जब भी सीनियर झाओ इस तरह का भाव दिखाती थीं, तो इसका मतलब होता था कि उन्हें एक अच्छा प्रतिद्वंद्वी मिल गया है और वह मुकाबले के लिए अपनी युद्ध इच्छा को दबा नहीं सकती हैं। और ऐसे समय में हमेशा वही लोग पीड़ित होते थे, बुरी तरह पिटते थे। झाओ युई की आंखों में जोश था।
लेकिन फिर ये याद करके कि वीर इस समय केवल एक कुलीन साधक है, उसकी निगाहें निराशा से भर गईं। तेजू, क्या वीर वही महान रसायनज्ञ है जिसका तुमने जिक्र किया था? काले बालों वाला आदमी अनिच्छा से बाहर निकला और गहरी सांस लेते हुए बोला, वरिष्ठ, क्या आप कृपया मुझे तेजू कहना बंद कर सकते हैं? यह उपनाम सचमुच भद्दा है। लेकिन तुमने गहन लौह जीन को जागृत कर लिया है, स्वपरिष्कृत लौह मुट्ठी का अभ्यास किया है, और तुम्हारा शरीर स्तंभ की तरह मजबूत है। मैं तुम्हें तेजू के अलावा और क्या कहूँ? झाओ युई ने उसे सिर से पैर तक गौर से देखा, उसका चेहरा गंभीर था और उसके वीर चेहरे पर एक आश्चर्यजनक रूप से असंगत मासूमियत झलक रही थी। आप वरिष्ठ हैं, इसलिए आप जो कुछ भी कहते हैं वह सही है। तेजू बेहद निराश दिख रहा था और असहाय होकर बोला, हाँ। इस वीर ने एक अनोखी दान शोधन तकनीक विकसित की है जो तरल जीन औषधि को ठोस क्रिस्टल में परिवर्तित कर सकती है, जिससे इसके औषधीय गुण कई गुना बढ़ जाते हैं। यह उस प्राचीन अमरता की गोली से बहुत मिलती जुलती है जिसे हमने खोजा था, इसलिए जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैं तुरंत उसे आपके पास ले आया। जादुई औषधि का क्रिस्टलीकरण। भीड़ में हलचल मच गई। ये किस प्रकार की गुप्त तकनीक थी? जीन पोषण तैयार किए जाते हैं। अगर वे क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं तो पोषण के सिद्धांतों का पूरी तरह उल्लंघन होता है। क्या वे फिर भी प्रभावी रह सकते हैं? वे बेहद संशय में थे और उससे भी ज्यादा उत्सुक थे कि पोषण के इस क्रिस्टलीकरण में किस तरह की गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। काले बालों वाले उस व्यक्ति, जिसका उपनाम तेजू था, ने अपनी पहचान चिप को टैप किया और एक वीडियो रिकॉर्डिंग प्रदर्शित हुई। वीर द्वारा शियानिटियन अमृत को परिष्कृत करने का दृश्य बिना किसी त्रुटि के स्पष्ट रूप से सबके सामने प्रस्तुत किया गया। अपने पहले ही प्रयास से उन्होंने असाधारण रसायन विद्या कौशल का प्रदर्शन किया, जो पानी की तरह प्रवाहित होता था और तुरंत ही सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। इसके तुरंत बाद वीर ने औषधीय गोली को तेजी से परिष्कृत किया और फिर उसे तेजी से क्रिस्टलीकृत करना शुरू कर दिया। उस औषधि को लगातार तीव्र आंच पर भूना गया, जिससे एक चमत्कारी प्रतिक्रिया हुई। दरार क्रिस्टलीकृत औषधि चूर्ण में तब्दील हो गई। फिर दूसरी बार मौका आया। तीसरे प्रयास में ही इसे पूरी तरह से परिष्कृत किया जा सका और सबके सामने एक बैंगनी जेड जैसा औषधीय क्रिस्टल प्रकट हुआ, जो चमक से दमक रहा था। यह देखने में काफी असाधारण लग रहा था। तेजू, इस औषधीय क्रिस्टल के क्या प्रभाव हैं? अपनी मजबूत काया के लिए जाने जाने वाले तेजू को क्रिस्टल निगलते और बार बार असामान्य लक्षण अनुभव करते देख अन्य लोग भी उत्सुकता से पूछने लगे। मैं इसे कैसे बताऊं? तेजू ने सोचते हुए माथे पर शिकन डाली, उस अनुभूति को याद करते हुए जब उन्हीं औषधीय तत्वों को क्रिस्टलीकृत किया जाता है तो उनकी औषधीय शक्ति कम से कम 3 गुना बढ़ जाती है। इसके अलावा जब यह शरीर में प्रकट होती है तो यह एक झटके में नहीं निकलती, बल्कि यह धीमी और स्थिर गति से निकलती है। फिर भी इसकी भेदन शक्ति अत्यंत प्रबल होती है, जो मानव शरीर के सबसे सूक्ष्म भागों तक पहुंचती है। औषधीय प्रभाव की अवधि भी 3 गुना अधिक होती है। इतना शक्तिशाली, महज एक तकनीकी प्रक्रिया भी इतने चमत्कारी प्रभाव डाल सकती है। अविश्वसनीय। अगर उन्हें ये पता न होता कि तेजू हमेशा से ही घमंडी था और झूठ बोलने से नफरत करता था, तो वे सोचते कि वह शेखी बघार रहा है। वीर के प्रति उनकी निगाहें तुरंत बदल गईं, पहले के संदेह, प्रशंसा, जिज्ञासा से श्रद्धा में बदल गईं। ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी ब्रह्मांड के 10 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक होने के नाते अंतरिक्ष के हर कोने से छात्रों को शिक्षा प्रदान करती थी। यहाँ हर पृष्ठभूमि के लोग उपस्थित थे और हर किसी की पृष्ठभूमि पिछले वाले से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। पहचान, पृष्ठभूमि, प्रतिभा, ये सब बातें यहाँ मायने नहीं रखती थीं। केवल सच्ची प्रतिभा वाले ही सम्मान अर्जित कर सकते थे। हालांकि वीर ने पहले ही ऐसे तरीके प्रदर्शित कर दिए थे जिनसे वह अपने साथियों के बीच अजेय बन गया था, फिर भी वह अंततः केवल एक कुलीन साधक ही था। यद्यपि वे उसकी प्रशंसा करते थे, लेकिन अपने दिल में उसे बहुत अधिक महत्व नहीं देते थे। अब स्थिति अलग थी। जीन फार्मासिस्ट कई चमत्कारी जीन औषधि तैयार करते हैं जो किसी व्यक्ति की साधना की गति को काफी हद तक बढ़ा सकती हैं। किसी भी प्रसिद्ध ग्रैंडमास्टर कीमियागर के अनगिनत अनुयायी होते हैं। वीर के पास ऐसी दान शोधन तकनीक होने के कारण उसकी साधना का स्तर अब मायने नहीं रखता था। आप भी एक ग्रैंडमास्टर अल्केमिस्ट हैं? झाओ युई ने उत्सुकता से पूछा। मैं नहीं हूँ, वीर ने सिर हिलाते हुए कहा। एक महान गुरु वह उच्च कोटि का फार्मासिस्ट होता है जिसने उन्नत फार्मासिस्ट स्तर को पार कर लिया हो। मेरी वर्तमान दान शोधन तकनीक केवल मध्यवर्ती फार्मासिस्ट स्तर की है, बस मैंने एक अनोखी गुप्त तकनीक बनाई है।
हालांकि उन्होंने विनम्रता से बात की, लेकिन उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर डैन रिफाइनिंग टेक्निक को गिना नहीं जाता है तो। वीर में एक खास आत्मविश्वास था। अगर दान शोधन तकनीक को भी शामिल कर लिया जाए तो वे महान रसायन शास्त्री भी उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। क्या यह अनोखी गुप्त तकनीक भी उन्हीं की रचना थी? बार बार सदमे से बेहाल होकर सबने एक दूसरे की ओर देखा। अत्यधिक विनम्रता अहंकार है। वीर, कृपया इस प्राचीन अमरता की गोली को समझने में हमारी मदद करें। ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सफल होने पर मैं निश्चित रूप से आपके साथ अन्याय नहीं करूंगी। 50,000 पुण्य अंकों के अलावा अन्य पुरस्कार भी होंगे। झाओ युई ने आगे बढ़कर ईमानदारी से कहा। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वीर ने उदासीनता से कहा। चूंकि मैंने ये जिम्मेदारी स्वीकार की है, इसलिए मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जरूर करूंगा। अच्छा, उसे सहमत होते देख झाओ युई ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगली से इशारा किया और अपनी पहचान चिप के माध्यम से एक सूचना भेजी। वीर ने उसे खोला और उसकी आंखों के सामने ओरेकल बोन स्क्रिप्ट में लिखा हुआ एक पिल फॉर्मूला दिखाई दिया। डेस्टफॉल अमर गोली, अध्याय 325 धूल को वश में करने वाली अमर गोली। ओरेकल बोन स्क्रिप्ट प्राचीन चीन के पूर्वजों द्वारा कछुए की खोल और ड्रैगन की हड्डियों पर उकेरी गई एक प्राचीन लिपि थी। इसमें प्रकृति की सभी चीजों का चित्रण किया गया था और ऐसा माना जाता था कि इसमें अनंत रहस्यों से युक्त आकाश से संवाद करने की क्षमता थी। हालांकि ये लंबे समय तक लुप्त रही और इसके परिणामस्वरूप इसकी महान शक्ति भी लुप्त हो गई। यदि मानव पुरातत्वविदों द्वारा ओरेकल बोन स्क्रिप्ट को पुनः खोज भी लिया जाता है, तो भी इसका उपयोग करने के साधन खो चुके होंगे और यह केवल एक रहस्यमय प्राचीन लिपि ही बनी रह सकती है। ये प्राचीन औषधि सूत्र आश्चर्यजनक रूप से एक विशालकाय पैर की हड्डी पर उकेरा गया था, जो किसी व्यक्ति के आकार की थी। ये किस प्रागैतिहासिक प्राणी की हड्डी रही होगी? गर्भनिरोधक गोलियों का फॉर्मूला प्राचीन था, जो ऐतिहासिक अभिलेखों से कहीं पहले का था। पहचान चिप ने पहले ही ओरेकल बोन स्क्रिप्ट का अनुवाद कर दिया था, जिससे डेस्टफॉल इमॉर्टल पिल नामक एक प्राचीन गोली का फॉर्मूला सामने आया। इसके अभिलेखों के अनुसार मनुष्य, जो मांस और रक्त से बने होते हैं, मूलतः शुद्ध और निर्मल शरीर थे जो शुद्धतम रक्त ऊर्जा से निर्मित थे। लेकिन जन्म लेने और सांसारिक ऊर्जा के संपर्क में आने के बाद वे स्वाभाविक रूप से विभिन्न धूल और अशुद्धियों से दूषित हो गए। इस डेस्टफॉल इमॉर्टल पिल का उद्देश्य अस्थि मज्जा और शरीर को शुद्ध करना, मानव शरीर से अशुद्धियों को दूर करना और जन्मजात शुद्ध मांस और रक्त को बहाल करना था। कहावत के अनुसार क्या जन्मजात शरीर शिशु जैसा हो सकता है? अत्यंत रहस्यमय महान दाव का द्वार। डेस्टफॉल अमरता की गोली का रहस्य ठीक यहीं छिपा था। अमरता की गोली क्या है? होनलू अमर संप्रदाय से प्राप्त वीर की रसायन विद्या की विरासत के अनुसार औषधीय गोलियां आमतौर पर 3 प्रकार की होती हैं: आध्यात्मिक गोली, अमर गोली और दिव्य गोली। आध्यात्मिक गोलियां औषधीय गोलियों में सबसे निचले स्तर की होती हैं। भट्टी में परिष्कृत होने के कारण इनमें जीवन के समान ही आध्यात्मिकता समाहित होती है। अशुद्धियों की मात्रा और औषधि की प्रभावशीलता के आधार पर इन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्य और निम्न, साथ ही क्रमशः शीर्ष श्रेणी और अतिश्रेणी की दोषरहित और परिपूर्ण गुणवत्ता भी। दैवीय गोलियों के बारे में विस्तार से बताना अभी बहुत दूर की बात है। और तथाकथित अमरता की गोली का यह अर्थ नहीं है कि इसे लेने से व्यक्ति एक ही कदम में अमरता प्राप्त कर लेगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि इसे लेने से व्यक्ति सीधे अमरता के मार्ग पर अग्रसर होगा, जिससे अमरता प्राप्त करने की आशा प्राप्त होगी। एक बार जब ये डेस्टफॉल अमर गोली सफलतापूर्वक तैयार हो जाती है, तो ये किसी व्यक्ति को अपने जन्मजात भौतिक शरीर को बहाल करने, कायापलट से गुजरने, दाव शरीर और अमर हड्डियों में रूपांतरित होने की अनुमति दे सकती है, जिससे साधना अविश्वसनीय रूप से तेज और कुशल हो जाती है और वास्तव में एक अमर गोली के रूप में अपने नाम को सार्थक करती है। यदि मिशन पूरा नहीं भी हो पाता है, तो भी इस डेस्टफॉल अमर गोली का फॉर्मूला प्राप्त करना बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं होगा। इसके बाद वीर ने एक अजीब दृश्य देखा। प्राचीन औषधि सूत्र से खुदी हुई विशाल हड्डी अभी भी धरती में गहराई से धंसी हुई प्रतीत हो रही थी, जिसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही बाहर दिखाई दे रहा था। आसपास का वातावरण बेहद धुंधला था, प्राचीन आदिम अराजकता का एक दृश्य था जिसमें ग्रैंडमिस्ट अभी तक अलग नहीं हुआ था। ऐसा लगता है कि झाओ युई को सचमुच एक पौराणिक खंडहर मिल गया है। इस दृश्य ने उनके पहले के अनुमान की पूरी तरह पुष्टि कर दी। कैसा है वीर, क्या तुम प्राचीन औषधि का सूत्र बहाल कर सकते हो? झाओ युई ने पूछा। इस प्राचीन औषधीय गोली को परिष्कृत करने की विधि वास्तव में मेरी क्रिस्टलीकरण औषधि विधि से बहुत मिलती जुलती है।
मैं पूरी कोशिश करूंगा। वीर ने कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया। दरअसल क्रिस्टलीकरण फार्मास्यूटिक्स वास्तव में डैन रिफाइनिंग तकनीक का सरलीकरण है, इसलिए ये कहना सही है। झाओ युई और बाकी लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी। यदि प्राचीन काल की गहन दान शोधन तकनीक को बहाल करना इतना आसान होता तो ये बहुत नकली होता। अगर वीर सचमुच ये गारंटी देने की हिम्मत करता कि वह इसे बहाल कर सकता है, तो शायद उन्हें शक होता कि वह झूठा है। इसके विपरीत उनके बयान ने इसे और अधिक विश्वसनीय बना दिया। परिणाम चाहे जो भी हो, मुझे आपको बहुत परेशान करना पड़ेगा, झाओ युई ने वीर से थोड़ी विनती करते हुए कहा। वीर मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, इस डिस्टफॉल अमरता की गोली के लिए कई दुर्लभ सामग्रियों की आवश्यकता होती है जो मेरे पास नहीं है। आपको उन्हें उपलब्ध कराना होगा। बिल्कुल, झाओ युई ने ताई झू की ओर सिर हिलाया। मजबूत कद काठी वाले काले बालों वाले युवक ने झटपट एक तिजोरी निकाली और उसे ले आया। उसे खोलते ही अंदर विभिन्न विधियों से संसाधित दुर्लभ सामग्रियों का ढेर लगा हुआ था। स्टारफॉल ग्रास, एवरलास्टिंग एपिफिलम, हॉर्न्ड पाइथन टेंडन। ये 10 भाग कच्ची सामग्री हैं। वरिष्ठ झाओ के निर्देशों के अनुसार आपके लिए मूल 3 भागों से बढ़ाकर 10 भाग कर दिए गए हैं, महान गुरु। एक बार ये समाप्त हो जाने पर और नहीं मिलेंगे। कृपया इनका सावधानीपूर्वक उपयोग करें, महान गुरु, और कृपया प्राचीन औषधि के सूत्र को लीक होने से बचाएं। यह मिशन अनुबंध में भी लिखा है और मुझे आशा है कि आप इस पर ध्यान देंगे। अन्यथा, यदि आप अपनी मर्जी से प्राचीन औषधि के सूत्र को लीक करते हैं, तो हमें स्कूल अदालत में आप पर मुकदमा करने और 3 गुना से अधिक मुआवजे का दावा करने का अधिकार होगा। ताई झू ने गंभीरता से निर्देश दिया, साथ ही चेतावनी भी दी। मैं ये बात अच्छी तरह समझता हूँ। चिंता मत करो, क्योंकि मैंने यह मिशन स्वीकार कर लिया है, इसलिए मुझमें अभी भी इतनी ईमानदारी है। वीर को जरा भी बुरा नहीं लगा। उसने सामग्री उठाए और सीधे बोला, आगे जो औषधि बनाने की प्रक्रिया होगी, उसमें मेरा अनूठा रहस्य शामिल है और इसे दूसरों को देखना ठीक नहीं है। 3 दिनों में, चाहे ये सफल हो या असफल, मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा। इतना कहकर उसने झाओ युई और अन्य लोगों की ओर सिर हिलाया, फिर मुड़कर दृढ़ता से चला गया। झाओ युई को भी ये पूरी तरह से तर्कसंगत लगा। औषधि शोधन तकनीक फार्मासिस्ट का सबसे गहरा रहस्य है, जिसमें अद्वितीय गुप्त कलाएं शामिल हैं और इसे खुलेआम प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। वीर को जाते हुए देखकर ताई झू ने गहरी आवाज में पूछा, सीनियर झाओ, क्या ये सच में ठीक है? डिस्टफॉल अमरता की गोली बनाने की सामग्री बेहद दुर्लभ है और आपने एक साथ 10 भाग दे दिए। क्या ये बहुत महंगा नहीं है? हम तो कुल मिलाकर बस इतनी ही सामग्री इकट्ठा कर पाए हैं। सारा पैसा एक ही जगह मत लगाओ। चिंता मत करो, झाओ युई ने कहा, इस मामले में मेरा अपना मत है। उस क्रिस्टलीकरण औषधि से मैंने दान शोधन तकनीक का प्रारंभिक रूप देखा। मुझे लगता है कि वीर को जीन औषधि शोधन से प्राचीन दान शोधन तकनीक को पुनर्जीवित करने की प्रेरणा मिल गई है। अगर वह नहीं कर सकता, तो शायद दूसरे भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे में हमारे पास एकमात्र विकल्प है कि हम पूरी तरह से उस पर भरोसा करें। ये सुनकर ताई झू तुरंत असहाय हो गया और शिकायत करते हुए बोला, सीनियर झाओ, आप फिर से लोगों पर बहुत आसानी से भरोसा कर लेते हैं। उसने वीर के जाते हुए रूप को देखा और सोचा, वीर, कृपया सीनियर झाओ को उनके भरोसे के लिए निराश मत करना। वास्तव में, चाहे दूसरे उस पर भरोसा करते हो या नहीं, वीर इस डिस्टफॉल अमरता की गोली को पूरी ताकत से परिष्कृत करने के लिए तैयार था, बिना किसी भी तरह की लापरवाही करने के इरादे के। दूसरों द्वारा भरोसा किए जाने का अर्थ है उनके मामलों के प्रति वफादार रहना, जो स्वाभाविक रूप से सही है। इससे भी गहरे स्तर पर, वीर इस अवसर का उपयोग झाओ युई और अन्य लोगों से जुड़ने और पौराणिक क्षेत्र का पता लगाने के लिए करना चाहता था। ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी की एक विशाल विरासत है और यह कई शक्तिशाली व्यक्तियों को जन्म देती है। एक कल्टीवेटर एलीट के रूप में उनकी वर्तमान युद्ध क्षमता पूरी तरह से अपर्याप्त है। और एक कृषक के लिए, यदि वे कम समय में तेजी से प्रगति करना चाहते हैं, तो सबसे सरल तरीका अवसर का लाभ उठाना है। पौराणिक जगत की खोज करना सबसे बड़ा अवसर है। वे प्राचीन औषधीय गोलियां, प्राचीन जादुई खजाने, उनमें से एक को भी प्राप्त करना अत्यंत लाभकारी होगा। वीर अपने निवास पर लौटा, पालथी मारकर बैठ गया और अपनी पिछली कठिन गतिविधियों के दौरान खर्च की गई मूल ऊर्जा और आत्मा को पुनः प्राप्त करने लगा। जैसे ही उसकी मूल ऊर्जा पूरी तरह से बहाल हुई, वह तुरंत काम पर लग गया।
उसने सबसे पहले डेस्टफॉल अमरता की गोली का सूत्र याद किया और तकनीक का बार बार अभ्यास किया जब तक कि वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो गया। उसके बाद ही उसने वास्तव में अपना कदम उठाया। बूम! वीर की हथेली में मौजूद औषधि भट्टी बड़ी होकर जमीन पर गिर पड़ी। वीर ने भट्टी खोली और आग जला दी, जिससे तापमान तुरंत बढ़ गया। स्टारफॉल ग्रास, एवरलास्टिंग एपिफिलम, हॉर्न्ड पाइथन टेंडन। तारों की रोशनी से जगमगाती विचित्र जड़ी बूटियां, सोने के समान चमकदार फूल, लोहे की जंजीरों के समान मजबूत पारदर्शी सांप की नसें। पहली 3 औषधीय सामग्री को एक साथ उसमें डाल दिया गया। प्रचंड आग ने उन्हें तुरंत पकाकर एक चिपचिपे पदार्थ में बदल दिया। वीर ने सीधे औषधीय सामग्रियों का एक हिस्सा निकाला और उन्हें परिष्कृत करना शुरू कर दिया, अपना ध्यान उसमें लगाते हुए, औषधीय शक्ति में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को बारीकी से महसूस करते हुए, औषधीय शक्ति को अधिकतम करने के लिए सटीक सूक्ष्म नियंत्रण किया। स्पिरिट जेड पाउडर, आदिम शीत जल, 10,000 साल पुरानी जड़। जब उसने देखा कि तापमान अनुकूल हो गया है, तो उसने औषधीय सामग्री मिलाना जारी रखा और उन्हें बार बार प्रसंस्कृत किया। दवा बनाने की भट्टी के अंदर लपटें भयंकर रूप से भड़क उठीं और औषधीय तरल के 3 पिंड हवा में जम गए, लगातार तैरते रहे, धीरे धीरे एक में विलीन हो गए। लेकिन किसी कारणवश जब भी वे एक दूसरे के करीब आते, भीतर से एक शक्तिशाली प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो जाता, जिससे तीनों का आपस में जुड़ना मुश्किल हो जाता। यदि उन्हें बाहरी बल द्वारा जबरदस्ती एक साथ दबाया भी जाता, तब भी वे असंगत ही रहते, उनमें आपसी प्रवेश या औषधीय शक्ति के एक होने का कोई संकेत नहीं मिलता। वीर ने आग की लपटें और तेज कर दी, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। अंततः भयंकर लपटों में औषधीय तरल पूरी तरह से वाष्पीकृत हो गया, हरे धुएं के एक गुबार में बदल गया और गायब हो गया। वह बेहद असमंजस में था और काफी देर तक सोचता रहा, तब जाकर उसे कुछ समझ में आया। यह एक साधारण सी आग है जो एक सच्ची गोली बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। अध्याय 326 सहज दाव शरीर। केवल स्वर्ण मूल को निगलने से ही अग्नि में स्वर्ण कमल का विकास हो सकता है। सोना क्या है? सच्चा सोना आग से नहीं डरता। सोना उतना सरल नहीं है जितना कि सोना शब्द। साधना की शब्दावली में यह आदिम एकता, अविनाशिता और पवित्रता का प्रतीक है। दाओवाद का स्वर्णिम सार, बौद्ध धर्म का स्वर्णिम शरीर, ये सभी इसी प्रकार के हैं। चून की गोल्डन कोर को परिष्कृत किया जा सकता है, इसलिए यह अग्नि स्वाभाविक रूप से साधारण अग्नि नहीं है। ये सचमुच आग है। साधारण आग में चाहे कितना भी बदलाव आ जाए, ये केवल तापमान का मामला है, फिर भी इसमें सच्ची आग की कई अद्भुत शक्तियों का अभाव होता है। एक सच्ची अग्नि है जो तारों को परिष्कृत करती है, उनकी तारकीय चमक को अग्नि में संघनित करती है, सभी चीजों को शुद्ध करती है और उनकी मूल स्थिति को बहाल करती है। 10,000 वर्षों की दिशा ऊर्जा से उत्पन्न दिशा ट्रू फायर है, जो अत्यंत ठंडी है। इसकी लौ मोमबत्ती की तरह है, जिसका उपयोग जादुई खजानों को परिष्कृत करने के लिए किया जाता है, जिससे उनकी विनाशकारी शक्ति में काफी वृद्धि होती है। 9 क्रांतियों वाली गर्जना अग्नि है, जो विशाल दिव्य दाव शक्ति से परिपूर्ण है। गर्जनापूर्ण दीक्षा और अग्नि में झुलसन से गुजरते हुए सभी अशुद्धियों को दूर कर कांच के समान शुद्ध हो जाती है। सच्ची अग्नि में अग्नि का रूप, अग्नि का सार और यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति भी समाहित है। इस प्रकार ये सच्ची विशेषता के अनुरूप है। विभिन्न सच्ची अग्नियों में अलग अलग शक्तियां होती हैं, लेकिन उनमें जो बात समान है वह यह है कि प्रत्येक सच्ची अग्नि स्वर्ग और पृथ्वी के सार से उत्पन्न होती है, जो दुनिया में अत्यंत दुर्लभ है। केवल सच्ची अग्नि ही स्वर्णिम मूलक को परिष्कृत कर सकती है। केवल साधारण आग का उपयोग करके शोधन करने पर वीर ने पाया कि वह औषधीय शक्ति को एक एकीकृत रूप में संयोजित नहीं कर सकता, जिससे गहरा प्रभाव उत्पन्न हो और एक औषधीय गोली का शोधन हो सके। दवा बनाने की भट्टी से बचे खुचे अवशेषों को अच्छी तरह साफ करने के बाद वह चुपचाप सोचने लगा। यह एक ऐसी बात थी जिसे वह अब तक नजरअंदाज करता रहा था। आखिरकार क्रिस्टलीकरण फार्मास्यूटिक्स डेन रिफाइनिंग तकनीक का एक सरलीकृत संस्करण मात्र था, जिसमें अत्यंत गहन लौ हेरफेर की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब इसे वास्तविक कीमियागरी पर लागू किया गया तो यह अपर्याप्त साबित हुआ। ट्रू फायर की अद्वितीय शक्ति के बिना औषधीय गुणों को पूरी तरह से एकीकृत करना और औषधीय गोली में परिवर्तित करना मुश्किल था। हालांकि वह इस डेस्टफॉल इमॉर्टल पिल के लिए कीमिया विधि जानता था, लेकिन एक चतुर गृहिणी चावल के बिना खाना नहीं बना सकती। सच्ची अग्नि के बिना, भले ही वह इस औषधीय गोली के सभी चरणों को जानता हो, उसके लिए इसे परिष्कृत करना असंभव होगा। लेकिन वह अभी हार मानने को तैयार नहीं था। चाहे ये रसायन शास्त्र का असफल प्रयास हो या शेष सभी सामग्रियों को वापस लौटाना, इसका स्पष्टीकरण देना कठिन होगा।
हालांकि झाओ युई और अन्य लोग उसके लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करेंगे, वीर अब उनके साथ सहयोग नहीं कर पाएगा और पौराणिक क्षेत्र की खोज में शामिल नहीं हो पाएगा। वीर ऐसा नहीं चाहता था। भले ही वह अमरता की गोली को परिष्कृत न कर सके, फिर भी अर्थ तैयार उत्पाद को परिष्कृत करना संभव था। क्रिस्टलीकरण फार्मास्यूटिक्स मेडिसिन रिफाइनिंग टेक्निक और डेन रिफाइनिंग टेक्निक की विशेषताओं को जोड़ता है। ये सबसे अच्छा तो नहीं है, लेकिन सबसे खराब भी नहीं है। इस महत्वपूर्ण बिंदु को समझ लेने के बाद वीर के मन में एक विचार की झलक पहले से ही मौजूद थी। डिस्टफॉल इमॉर्टल पिल को सरल शब्दों में समझाना मुश्किल है, क्योंकि यह सुनने में जटिल लगता है, लेकिन इसे समझाना बहुत आसान है। 4 शब्द: जल शोधन, अग्नि प्रज्वलन। तथाकथित जल शोधन का अर्थ है जीन मेडिसिन रिफाइनिंग की विधियों का उपयोग करके औषधि को संसाधित करना, फिर औषधीय शक्ति को निकालने और क्रिस्टल बनाने के लिए इसे सामान्य आग से झुलसाना। इस तरह रसायन शास्त्र की तरह सभी औषधीय शक्तियों को संघनित करके चमत्कारिक रूप से प्रभावी औषधीय गोली बनाना स्वाभाविक रूप से असंभव है। लेकिन भले ही इसकी प्रभावशीलता काफी कम हो जाए, फिर भी यह एक अर्ध निर्मित औषधीय गोली है जो अन्य दवाओं से कहीं बेहतर है। कुछ होना कुछ नहीं होने से बेहतर है। हालांकि ये दोनों चरण सरल हैं, लेकिन इन्हें कैसे क्रियान्वित किया जाए, इस पर अभी भी चर्चा की आवश्यकता है। वीर सोचने लगा, उसके विचार तेजी से घूमने लगे और जल्द ही उसकी आंखें चमक उठीं। उसे एक परिणाम मिल गया था। वूश वूश वूश। उसके सामने पहले से ही तारे के आकार की उल्का घास रखी हुई थी। तेज और तीखे प्रहारों से उसे तुरंत काटकर बारीक पाउडर बना दिया गया। भट्टी में अग्नि शोधन द्वारा औषधीय गुणों को नहीं निकाला जा सकता था, इसलिए वह केवल शारीरिक तरीकों का उपयोग करके इसे बलपूर्वक कुचल सकता था। अमर एपिफिल्म सींगदार अजगर की नस 10,000 साल पुरानी जड़। एक एक करके कच्चे माल को पाउडर में संसाधित किया गया या घोल के रूप में तैयार किया गया, फिर उन्हें आपस में मिलाया गया। इस घोल से तुरंत एक सूक्ष्म प्रतिक्रिया हुई, जिससे एक एम्बर रंग का तरल पदार्थ बन गया, जिससे एक समृद्ध औषधीय सुगंध निकलने लगी। क्रिस्टलीकरण फार्मास्यूटिक्स। वीर ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके आग को नियंत्रित किया, जो तेजी से जलने लगी, घोल को वाष्पित कर दिया और औषधीय तरल तेजी से क्रिस्टलीकृत होने लगा। उसने अपनी मानसिक शक्ति को इसमें लगा दिया, सूक्ष्म स्तर पर अणुओं को संयोजित करने के लिए उनमें हेरफेर किया। साधारण अग्नि शोधन से औषधीय शक्ति को केवल बलपूर्वक मिश्रित किया जा सकता था। ये स्वर्ण मूलक के सच्चे अग्निशोधन के अद्भुत प्रभावों को प्राप्त नहीं कर सकता था, जो औषधीय प्रभावों को चमत्कारी परिवर्तन उत्पन्न करने की अनुमति देता है, जिससे व्यक्ति अपने नश्वर शरीर को त्याग कर पुनर्जन्म प्राप्त कर सकता है। औषधीय गोली को औषधीय तरल में परिवर्तित करना ही उसकी वर्तमान सीमा थी। वह केवल इतना ही कर सकता था। आखिरकार यह एक अमरता की गोली थी। उसकी वर्तमान साधना अवस्था को देखते हुए केवल एक गोली भट्टी और बिना किसी वास्तविक अग्नि सहायता के उसके लिए यह अभी भी बहुत कठिन था। वीर ने अपना पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित कर लिया और पूरी तरह से उसमें लीन हो गया। डिस्टफॉल इमॉर्टल पिल का सरलीकृत संस्करण भी अत्यंत जटिल था। उसके पास व्यर्थ के विचारों के लिए ज्यादा समय नहीं था, इसलिए उसने पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया, आग को तेज किया और तीव्र गर्मी का उपयोग करके औषधीय गुणों को आपस में जबरदस्ती मिलाया। धीरे धीरे हरे रंग का जेड जैसा क्रिस्टल आकार लेने लगा, जो प्रकाश से जगमगा रहा था और जीवन की आभा से परिपूर्ण था। महज सूंघने से ही ताजगी का एहसास होता था। भला इसे पीने से क्या हो सकता है? लेकिन केवल इस घटना के आधार पर ही यह कहा जा सकता है कि इस डिस्टफॉल पिल से बना जियांगचेन फार्मास्यूटिकल क्रिस्टल कम से कम उच्च मार्शल स्तर में उत्तम श्रेणी का था, जिसमें आश्चर्यजनक औषधीय प्रभावकारिता थी। दरार। जैसे ही जेड पत्थर पूरी तरह से आकार लेने वाला था, एक असामान्य सी आवाज आई। वह अंदर से चटक गया और चूर्ण के ढेर में तब्दील हो गया। विभिन्न औषधीय तरल पदार्थों के क्रिस्टलीकरण के चरण पूरी तरह से अलग अलग होते हैं। पहले प्रयोग की विफलता अपरिहार्य थी। वीर को कोई आपत्ति नहीं थी। वह अपना काम जारी रखता रहा, पूरी ताकत से उसे निखारता रहा। अंततः जड़ी बूटियों के कुल 4 भाग बर्बाद होने के बाद उन्होंने शेष बचे हुए भागों को सफलतापूर्वक परिष्कृत करके 6 क्रिस्टल स्पष्ट हरे क्रिस्टल में बदल दिया। 10 भागों की सामग्रियों से 6 सरल डिस्टफॉल अमरता की गोलियां बनाना, ये सफलता दर सचमुच बढ़ा चढ़ाकर बताई गई थी। अगर यह बात फैल जाती तो इससे लालची निगाहें आकर्षित हो सकती थीं। वीर ने शांतिपूर्वक 3 जियांगचेन फार्मास्यूटिकल क्रिस्टल अपने पास रख लिए, उन्हें अपने प्रयासों का पुरस्कार मानते हुए। उनका अंतरात्मा निर्मल था। ये जानना जरूरी है कि दूसरों को रसायन शास्त्र की विधि का ज्ञान नहीं था। इस डिस्टफॉल अमरता की गोली को पुनर्स्थापित करना बिल्कुल असंभव था।
अगर ये सामग्रियां दूसरों को दे दी जाती तो सब बेकार हो जाती। अब वीर उन्हें 3 हिस्से लौटा सकता था, जो झाओ युई और बाकी लोगों के लिए एक अप्रत्याशित खुशी थी। मनुष्य का लोभ कभी तृप्त नहीं होता। अगर उसने जरूरत से ज्यादा दे दिया तो इसका उल्टा असर होगा। वीर को भी इस डिस्टफॉल इमॉर्टल पिल के प्रभावों के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी। क्योंकि यह अमरता की गोली थी, इसलिए इसके प्रभाव असाधारण ही होंगे। यहां तक कि इसके सरलीकृत संस्करण की प्रभावकारिता भी संभवतः अन्य दवाओं से कहीं अधिक होगी। वीर ने उसे पूरा निगल लिया। अगले ही पल एक सुपरनोवा विस्फोट की तरह जैसे ही फार्मास्यूटिकल क्रिस्टल उसके मुंह में प्रवेश किया, वह तुरंत उसके पेट में फट गया, एक प्रचंड गर्म धारा में परिवर्तित हो गया जो उसके शरीर के सबसे गहरे हिस्सों में फैल गई। उसके शरीर के सभी रोमछिद्र खुल गए और अनगिनत काले दुर्गंधयुक्त अशुद्धियां बाहर निकल गईं। उसके शरीर में एक हल्की और अलौकिक ऊर्जा व्याप्त थी, मानो वह गर्भ से आई सहज ऊर्जा हो, जो लंबे समय तक संचयित अशुद्धियों से दूषित हो गई थी। अब वह अंततः अपने मूल में लौट आई, सहज मांस और रक्त बन गई, जो स्वाभाविक रूप से दाव के करीब थी। प्राचीन साधना शब्दावली में इस प्रकार के शरीर को सहज दाव शरीर कहा जाता है, जिसका अर्थ है एक ऐसा शरीर जो स्वाभाविक रूप से साधना के लिए उपयुक्त हो। आनुवंशिक क्षमता जोड़ 3.6 जोड़ 3.6 जोड़ 3.6। वीर ने तेजी से 2 असाधारण जीन अंक प्राप्त किए, जिन्हें उसने निर्णायक रूप से पूरी तरह से बीस्ट किंग जीन में जोड़ दिया। जीवन शक्ति जोड़ 10 जोड़ 12 जोड़ 12.6। जन्मजात दाव शरीर की शक्ति के कारण उसकी जीवन शक्ति तुरंत बाढ़ की तरह बढ़ गई, जैसे कोई बाढ़ बांध को तोड़ देती है। शक्तिशाली रूप से साधक अभिजात वर्ग की 1000 की जीवन शक्ति सीमा को पार करते हुए और आरोहण जारी रखती है। उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण गुण आश्चर्यजनक रूप से यह बन गया था। नाम वीर। जीवन शक्ति 1236। असाधारण जीन लिंगमिंग स्टोन मंकी जीन 10 बीस्ट किंग जीन 5। प्राथमिक जीन बुनियादी जीन आनुवंशिक क्षमता 86.8। अध्याय 327 अर्जित योग्यता। एक कल्टीवेटर एलीट ने इतनी आसानी से जीवन शक्ति में 1000 का आंकड़ा पार कर लिया। परिणाम देखकर वीर दंग रह गया। प्रत्येक स्तर पर एक साधक की जीवन शक्ति की एक स्वाभाविक सीमा होती है। भले ही वह सन वुकोन पौराणिक मार्ग का साधक था, फिर भी इसे तोड़ना बेहद मुश्किल था। जब वह एक अंतरतारकीय साधक था तो 100 जीवन शक्ति की सीमा को पार करने के लिए उसने बहुत कष्ट सहा। जापान के पौराणिक क्षेत्र में गहराई तक गया और अंततः सफलता प्राप्त करने के लिए यामाता नो ओरोची शक्ति को ग्रहण किया। अब उसने कुछ भी नहीं किया था और फिर भी उसने एक ऐसी जीवन शक्ति बाधा को पार कर लिया जो पहले से भी अधिक कठिन थी। नहीं, उसने कुछ नहीं किया। वीर ने कुछ देर सोचा और फिर कारण समझ गया। डिस्टफॉल इमॉर्टल पिल से यही उम्मीद थी। भले ही यह एक सरलीकृत संस्करण था, फिर भी यह एक सरलीकृत अमरता की गोली थी। सेवन करने के बाद इसने वीर के भौतिक शरीर को सहज दाव शरीर का सार प्रदान किया, जिससे उसके मूल भौतिक शरीर के बंधन टूट गए और वह अपनी जीवन शक्ति की सीमा को तुरंत पार कर सका। इस जियांगचेन फार्मास्यूटिकल क्रिस्टल का औषधीय प्रभाव उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक प्रबल था। एक साथ 3 ऐसी दैवीय शक्तियों को बाहर निकालना अभी भी बहुत ही ध्यान खींचने वाला था। वीर ने इस बारे में सोचा और फिर चुपके से एक और फार्मास्यूटिकल क्रिस्टल अपने पास रख लिया और झाओ युई और अन्य लोगों को केवल 2 देने की तैयारी की। उसने शेष 3 औषधीय क्रिस्टलों को सावधानीपूर्वक सुरक्षित रखा, उन्हें आसानी से प्रकट न करने का दृढ़ निश्चय किया, अन्यथा मुसीबतें अंतहीन हो जाएंगी। सभी तैयारियां पूरी होने के बाद वीर ने झाओ युई और अन्य लोगों से दोबारा संपर्क किया और तय स्थान की ओर चल पड़ा। जब तक वह पहुंचा, वे लोग पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। क्या ये वही डिस्टफॉल अमरता की गोली है जिसे तुमने पुनर्जीवित किया? ये क्रिस्टलीय क्यों है? ये प्राचीन औषधीय गोलियों से बिल्कुल अलग है, जो पूरी तरह से गोल होती हैं और जिनमें दिव्य प्रकाश समाहित होता है। वीर द्वारा 2 जियांगचेन औषधीय क्रिस्टल निकालने के बाद काले बालों वाले युवक टाई झू ने उन पर एक नजर डाली और उसका चेहरा भावहीन था। उन्होंने इतनी बड़ी कीमत चुकाई थी, उन्होंने बड़ी मेहनत से इकट्ठा की गई सभी 10 सेट सामग्रियां एक साथ वीर को दे दी थीं, इस उम्मीद में कि वह एक प्राचीन औषधीय गोली को पुनर्जीवित कर सकता है। लेकिन वीर ने अब जो सौंपा वह स्पष्ट रूप से क्रिस्टलीकरण फार्मास्यूटिक्स था। भले ही जीन पोषण को क्रिस्टलीकृत कर दिया जाए, फिर भी वह एक पोषण ही रहेगा, न कि वह प्राचीन औषधीय गोली जिसकी उन्हें तलाश थी।
उनकी असंतुष्ट अभिव्यक्ति देखकर वीर ने शांत भाव से कहा, प्राचीन रसायन विद्या बहुत समय से लुप्त हो चुकी है, इसे पुनर्स्थापित कौन कर सकता है। मैं केवल क्रिस्टलीकरण औषधियों का उपयोग करके प्राचीन औषधि सूत्र में कुछ संशोधन कर सकता हूं, जिससे इसकी औषधीय शक्ति का 50% बरकरार रहे। उन्हें इस बात का पूरा भरोसा था। क्रिस्टलीकरण औषध विज्ञान में भी अंततः कीमिया के रहस्य समाहित थे, और भले ही औषधीय प्रभाव काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो गया हो, फिर भी 50% को बनाए रखना संभव था। जैसा कि उम्मीद थी, ये शब्द सुनकर वे सभी लोग चौंक गए। क्रिस्टलीकरण द्वारा तैयार की गई यह औषधि अपनी औषधीय शक्ति का 50% तक बरकरार रख सकती है। अविश्वसनीय। हालांकि ये दवा मूल डिस्टफॉल अमर गोली जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये पहले खोजी गई प्राचीन औषधीय गोलियों से कहीं बेहतर है। आपने ऐसा कैसे किया? सभी के रवैये में जबरदस्त बदलाव आया। वीर मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला, निश्चित रूप से अपने रहस्य प्रकट नहीं किए, और पूरी तरह से सीलबंद क्रिस्टलाइजेशन फार्मास्यूटिक्स की 2 बोतलें सौंप दी। झाओ युई ने उत्सुकता से उन्हें उठाया, अपने सामने रखा और बार बार उनकी जांच की। अचानक उसने अपनी उंगली झटक दी और क्रिस्टलाइजेशन फार्मास्यूटिक्स की एक गोली अपने मुंह में डाल ली और उसे निगल लिया। वरिष्ठ बहन, ये देखकर ताई झू तुरंत चिंतित हो गई। इस दवा के विशिष्ट प्रभावों का अभी तक व्यक्तिगत रूप से परीक्षण नहीं किया गया था, वह इसे इतनी आसानी से कैसे ले सकती थी? चिंता मत करो, झाओ युई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। वह पालथी मारकर बैठी थी, उसका पूरा अस्तित्व वास्तव में शून्य लोक में तैर रहा था, उसकी आकृति हवा में लटकी हुई थी। असामान्य ऊर्जा की लहरें निकली, बर्फीली ठंडक के साथ साथ बेहद गर्म ऊर्जा भी। ये शक्तिशाली औषधीय शक्ति का विस्फोट था, जो लगातार प्रभाव डाल रही थी लेकिन बार बार बलपूर्वक दबाई जा रही थी। झाओ युई के शरीर पर मौजूद क्यूई ऊर्जा एक स्पष्ट दर से बढ़ने लगी, ठोस होकर पहाड़ की तरह भारी हो गई, और आसपास की हवा को तब तक संपीड़ित करती रही जब तक कि वह विकृत न हो गई। वीर की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी असली युद्ध शक्ति कितनी भयावह थी, जो कल्पना से परे थी। जब उसने पहले उससे लड़ाई की थी, तब उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया था, अन्यथा वह 3 बार भी नहीं झेल पाता। ये ज्ञात होना चाहिए कि झाओ युई एक महान गुरु स्तर की साधिका थी, जो वीर से 2 प्रमुख रैंक ऊपर थी, जिसका अर्थ है कि उनकी जीवन शक्ति पहले ही 10,000 स्तर तक पहुंच चुकी थी। भले ही वीर ने अब अपनी जीवन शक्ति की सीमा को पार कर लिया हो और वह एक महान साधक का मुकाबला कर सकता हो, फिर भी उसने केवल 1000 का आंकड़ा ही पार किया था, जो कि पूरे 10 गुना का अंतर है। इस गर्जनाशील दैवीय शक्ति के सामने वीर को ऐसा लग रहा था मानो वह आकाश तक पहुंचने वाले किसी दैत्य का सामना कर रहा हो। उसका शरीर चींटी जितना छोटा था, अंतर बहुत ही विशाल था। ऊर्जा का प्रवाह तेज हुआ, जिससे दृश्यमान लहरें बनी और संपीड़ित हवा भारी हो गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। वे लोग इस शक्तिशाली आभा को सहन नहीं कर सके और इधर उधर भाग गए। वीर भी इसका अपवाद नहीं था। जियांगचेन फार्मास्यूटिकल क्रिस्टल का सेवन करने के बाद झाओ युई की सारी क्षमता बिना किसी रोक टोक के उजागर हो गई। उसकी आभा एक अथाह खाई की तरह थी, एक जेल की तरह जो भयावह हत्या के इरादे से भरी हुई थी। असीम ठंडक लिए हुए थी, मानो दुनिया में सब कुछ जमा देना चाहती हो, कुछ भी बाकी न छोड़ना चाहती हो। चरम राहट। वीर ने दहशत भरी निगाहों से देखा कि उसके पैरों के नीचे की जमीन जमने लगी है। अत्यधिक ठंड ने शून्य क्षेत्र में पानी के अणुओं को तेजी से जमा दिया, जिससे वह घिर गई और धीरे धीरे एक बर्फीली दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ जो जमीन से उठी। एक प्राचीन देवता मानव जगत में पुनः प्रकट हुए, एक जुबानवु पर कदम रखते हुए, एक लंबी तलवार पकड़े हुए, दुबली पतली काया और गंभीर चेहरे के साथ। ये बिल्कुल झाओ युई की ही छवि थी। जेवु धर्म स्वरूप। असीम दिव्य शक्ति इतनी व्यापक रूप से फैली हुई थी कि उस पर सीधे देखना असंभव था। वीर की आंखें अनायास ही सिकुड़ गईं, कड़ाके की ठंड उसे बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर कर रही थी। लेकिन उन्होंने इस बात को भलीभांति महसूस किया कि इस दिव्य शक्ति का सार भ्रम की प्रबल भावना से ओतप्रोत था, क्योंकि यह वास्तविक नहीं थी। ये देखकर ताई झू और अन्य लोगों की आंखें आश्चर्य और उत्साह से भर गईं। झेनवू की दिव्य शक्ति लगातार ठोस होती जा रही थी, ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी क्षण शून्य लोक से प्रकट होकर मानव जगत में उतर आएगी, लेकिन हमेशा भ्रम की एक झलक बनी रहती थी, बस थोड़ी सी कमी रह जाती थी, और वह सफलता प्राप्त करने में हमेशा असमर्थ रहती थी। झाओ युई ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे रुक गई। बड़ी बहन, क्या हुआ? क्या आपने ग्रैंड मास्टर का दर्जा हासिल कर लिया है?
ताई झू को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, इसलिए वह पूछने में हिचकिचाए। नहीं, झाओ युई ने सिर हिलाते हुए कहा, यद्यपि इस क्रिस्टलीकरण औषधि में 50% औषधीय शक्ति बरकरार है, फिर भी यह मूल औषधि से कहीं कमतर है और मुझे अंतिम सफलता प्राप्त करने में मदद नहीं कर सकती। तो फिर आखिरी वाला भी ले लो, ताई झू ने जल्दबाजी में कहा। यह बेकार है, झाओ युई ने कहा, यह एक मूलभूत अंतर है। ये केवल औषधीय गोलियों की संख्या बढ़ाने से हासिल नहीं किया जा सकता। जब तक मुझे मूल डिस्टफॉल अमर गोली नहीं मिल जाती, तब तक ग्रैंडमास्टर बनने के लिए मुझे अथक परिश्रम ही करना होगा। उद्धरण चिन्ह। ये तो मुसीबत खड़ी करने वाला था। सभी लोग व्याकुल हो गए। उन्होंने काफी प्रयास किए और उन्हें केवल वीर ही मिला जो इसे बहाल कर सकता था, और वह भी केवल 50% ही बहाल कर पाया। दूसरों के लिए ऐसा करना तो और भी असंभव था। रसायन विद्या के लिए बहुत अधिक प्रतिभा की आवश्यकता होती थी। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे आम लोग संभाल सकें। हालांकि वे ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी में कोई मामूली लोग नहीं थे और उनके पास विशाल संसाधन थे, फिर भी वे कुछ समय तक कोई अच्छा समाधान नहीं सोच पाए। ऐसा नहीं है कि कोई रास्ता ही नहीं है, इस समय वीर ने शांत भाव से कहा। किस रास्ते से? देखते ही देखते अनगिनत निगाहें वीर पर टिक गईं। उनके सवाल बेहद अहम थे। वीर ने शांत भाव से कहा, मेरे शोध के अनुसार तकनीकों में महारत हासिल करने के अलावा रसायन विद्या में सच्ची अग्नि की सहायता भी आवश्यक है। केवल सच्ची अग्नि की शक्ति ही औषधीय गुणों को बिना किसी भेद के एक साथ मिला सकती है, जिससे यिन और यांग का सामंजस्य स्थापित होता है और ड्रैगन और टाइगर का मिलन होकर एक स्वर्णिम मूल बनता है। यही कारण है कि साधारण अग्नि से सच्ची अग्नि नहीं बनाई जा सकती। क्या ऐसा है? झाओ युई ने हल्के से सिर हिलाया, सोचने लगी और फिर अचानक एक महत्वपूर्ण निर्णय लेती हुई प्रतीत हुई। उसने अपनी उंगलियों को बार बार थपथपाया, जिससे एक सूचना का अंश भेजा गया। मेरिट जोड़ 50,000। वीर ने देखा कि ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी में उसके खाते में मेरिट पॉइंट्स में भारी वृद्धि हुई है, जो कि 50,000 तक पहुंच गई है। मिशन का इनाम पहले ही अग्रिम रूप से भुगतान किया जा चुका है। ये तो, वीर आश्चर्यचकित रह गया। तुमने डिस्टफॉल इमॉर्टल पिल की 50% औषधीय शक्ति बहाल कर दी है, जिसका मतलब है कि तुमने हमारा पिछला मिशन पूरा कर लिया है। इस मिशन का इनाम तुम्हें मिलना ही चाहिए। झाओ युई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वीर, अब आगे हमारे साथ माइथिक दायरे की खोज करना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। कैसा रहेगा? वहां तुम्हें शायद वह सच्ची अग्नि मिल जाए जिसकी तुम्हें चाह है। अध्याय 328 एक नया दृष्टिकोण। नहीं, ये कैसे हो सकता है? वरिष्ठ महोदय, कृपया पुनर्विचार करें। पौराणिक लोक हमारी मार्शल आर्ट सोसाइटी का सबसे बड़ा रहस्य है। वीर तो बस एक बाहरी व्यक्ति है, हम उसे इतनी आसानी से उसमें प्रवेश कैसे दे सकते हैं? झाओ युई के बोलते ही आसपास के लोग चौंक गए। वीर की मौजूदगी के बावजूद उन्होंने जोर जोर से विरोध जताया, मानो वे इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। हालांकि झाओ युई ने जल्दबाजी नहीं की और ताई झू से पूछा, आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है हमें उसे लाना चाहिए। हैरानी से ताई झू ने अपनी सहमति जताते हुए कहा। क्या उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ? ये तो सबको पता ही होगा कि ताई झू हमेशा से ही बेहद सतर्क व्यक्ति थे, भला वे सीनियर झाओ के इस साहसी विचार से कैसे सहमत हो सकते थे? वे बहुत हैरान थे। मैं तो बस निष्पक्ष होकर बात कर रहा हूँ, ताई झू ने सिर हिलाते हुए कहा। पौराणिक लोक में अनगिनत रहस्य और अनेक अवसर हैं। अगर हम उसे ले आएं, तो शायद हमें सच्ची अग्नि मिल जाए। सच्ची अग्नि से डिस्टफॉल अमरता की गोली पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और सीनियर झाओ इसका उपयोग करके ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंच सकते हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। तभी ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी में हमारी मार्शल आर्ट्स सोसाइटी फल फूल सकती है। आपको पता ही होगा कि स्कूल के अंदर प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी है। हमारी सोसाइटी ने अभी अभी तरक्की शुरू की है। हालांकि सीनियर झाओ ने अभी अभी मासिक तारामंडल प्रतिभा सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, लेकिन ग्रैंडमास्टर के बिना हमारी मार्शल आर्ट्स सोसाइटी हमेशा शीर्ष स्तर की सोसाइटियों से एक कदम पीछे रहेगी। हमारी नींव बहुत कमजोर है। एक छोटी सोसाइटी होने के नाते हम बहुत रूढ़िवादी नहीं हो सकते, केवल साहपूर्वक विस्तार करके ही हम उनसे आगे निकल सकते हैं। बिल्कुल सही, मैं भी यही सोच रही थी। झाओ युई ने भी सिर हिलाया। ये देखकर कि समाज के दोनों बुजुर्ग सहमत हो गए, वे लोग चाहे कितने भी अनिच्छुक क्यों न हो, इसे सहन करने के लिए मजबूर हो गए। हालांकि उनके चेहरों पर अभी भी स्पष्ट अनिच्छा दिखाई दे रही थी। मिथिक दायरे का कोटा सीमित और बेहद कीमती था।
वरिष्ठ झाओ ने बड़ी मेहनत से इसे अन्य बड़े समाजों के हाथों से छीना था और अब इसे मुफ्त में देना वाकई निराशाजनक था। वे सीनियर झाओ की सहायता करने में अपनी लाचारी और असमर्थता से बहुत नाराज थे और खुद को एक कुलीन साधक से भी हीन महसूस करते थे। उन्होंने गुप्त रूप से अपने प्रयासों को दोगुना करने का संकल्प लिया और सीनियर झाओ को एक दिन समाज का विस्तार करने और इसे ग्रेट वॉल विश्वविद्यालय का नंबर 1 समाज बनाने में मदद करने के लिए दृढ़ निश्चय किया। चूंकि किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो यह मामला सुलझ गया। हम 5 दिनों में फिर से पौराणिक लोक की खोज करेंगे और वीर और टाई झू मेरे साथ चलेंगे, झाओ युई ने घोषणा की। सभी ने अनिच्छा से सिर हिलाया। हालांकि वीर ने अपनी खुशी छुपाने के लिए अपनी आंखें नीचे कर लीं। बहरहाल अंततः उसे पौराणिक लोक में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त हो गई। 5 दिन पलक झपकते ही बीत गए। वीर, झाओ युई और टाई झू की मुलाकात के बाद वे सभा स्थल की ओर चल पड़े। दूर से उन्होंने स्टेलर फोर्ट्रेस के अंतरिक्ष यान टर्मिनल पर एक अत्याधुनिक गोलाकार अंतरिक्ष यान को खड़ा देखा, जो देखने में ऐसा लग रहा था मानो काफी समय से वहीं इंतजार कर रहा हो। वहां लोगों की 4 टीमें खड़ी थीं, प्रत्येक टीम में 3 लोग थे, न इससे अधिक न इससे कम। ये कौन है? वीर का अपरिचित चेहरा सामने आते ही उनकी पैनी निगाहें तुरंत उस पर टिक गईं। एक गोरे आदमी की निगाहें कांटे की तरह चुभ रही थीं, मानो वीर को भेदने के लिए ही बनी हो। झाओ युई, तुमने हद पार कर दी है। हमने तय किया था कि पौराणिक क्षेत्र हमारे 5 समाजों का साझा रहस्य है और इसे किसी और को नहीं बताया जा सकता। तुम एक तरफा किसी बाहरी व्यक्ति को इसमें कैसे शामिल कर सकती हो? उसने आक्रामक लहजे में पूछा। ये वीर है। यह एक महान रसायन शास्त्री है जिसने स्वतंत्र रूप से औषधि शोधन तकनीक विकसित की है। ये प्राचीन अमर गोलियों की औषधीय शक्ति को 50% तक बहाल कर सकता है। झाओ युई ने शांत भाव से कहा, अपनी क्षमता से वह पौराणिक लोक में हमारी मदद कर सकता है। प्राचीन अमरता की गोलियों को बहाल करना। वह गोरे आदमी ने वीर को ऊपर से नीचे तक देखते हुए उपहास किया। स्पष्ट रूप से उसे विश्वास नहीं हो रहा था। एक साधारण साधक अभिजात वर्ग प्राचीन अमरता की गोलियों को पुनर्स्थापित करने में सक्षम। वह किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही थी। अन्य 3 टीमों के कप्तानों ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए अपनी बात रखी। बिल्कुल सही, झाओ युई, मंगलंत बातें मत बनाओ। मिथिक दायरे में प्रवेश करने का कोटा सीमित है। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप इसे हमें दे सकते हैं। ऐसे बेतुके बहाने बनाने और इसे व्यर्थ बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, हालांकि मुझे नहीं पता कि इस बच्चे ने आपसे क्या समझौता किया है, लेकिन हर कोई मिथिक दायरे में जगह पाने के योग्य नहीं होता। इन 4 कप्तानों का दबदबा बेहद भयावह था, जो झाओ युई के दबदबे से जरा भी कम नहीं था। झाओ युई पहले से ही ग्रैंडमास्टर क्षेत्र की शीर्ष अंतरतार की साधक थी, इसलिए इन लोगों की साधना भी ग्रैंडमास्टर क्षेत्र की ही हो सकती थी, इसमें कोई संदेह नहीं था। कई निगाहें निर्भीकता से वीर को घूर रही थीं, उनकी घृणा स्पष्ट थी। लेकिन वीर अविचलित रहा, मानो वे उसके बारे में बात ही न कर रहे हों। अब वह झाओ युई के साथ गठबंधन में था, इसलिए नेतृत्व उसी को संभालना पड़ा। झाओ युई नेता थे, अगर उन्होंने जल्दबाजी में खंडन करने के लिए आवाज उठाई तो इसका उल्टा असर ही होगा। अगर झाओ युई मुश्किलों का सामना करने पर पीछे हटने लगे तो वीर को इस बात पर पुनर्विचार करना होगा कि उसके साथ पौराणिक क्षेत्र में प्रवेश करना उचित है या नहीं। वह अनजाने में ही धोखा नहीं खाना चाहता था। सौभाग्य से झाओ युई ने उन्हें निराश नहीं किया और तुरंत जवाब दिया। वीर तो आखिरकार वही थी जिसे वह खुद लेकर आई थी, तो वह दूसरों को इतनी आसानी से उसकी बदनामी करने कैसे दे सकती थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और तुरंत एक क्रिस्टलीय औषधीय गोली निकाली, जिससे एक अजीब सी रोशनी निकली। प्रकट होते ही इसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया, मानो सबकी निगाहें इसमें धंस गई हों। वहां उपस्थित सभी लोग उच्च कोटि की साधना कर चुके थे और अपने भीतर छिपी अपार औषधीय शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। उस अनोखी सुगंध की एक हल्की सी आहट भी उनकी जीन शक्ति को सक्रिय कर देती थी। यह क्या है? उनकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं और वे सभी सवाल पूछने लगे। इस दवा की गोली की कीमत कितनी है? मैं 5000 मेरिट पॉइंट्स की पेशकश करूंगा, क्या आप मुझे इसे बेचने के लिए तैयार हैं? 5000 और तुम इतनी पेशकश करने की हिम्मत कैसे करते हो? मैं 10,000 की पेशकश करूंगा। मैं 20,000 की पेशकश करूंगा। कुछ क्षण पहले तक तो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन अब वे सब इसके लिए हाथापाई और लड़ाई कर रहे थे। सचमुच बहुत खुशबूदार। ग्रैंड मास्टर बनने के लिए वे सभी जानते थे कि उन पर प्रभाव डालने वाली चीजें अत्यंत दुर्लभ थीं।
इस क्रिस्टलीय औषधीय गोली के प्रकट होते ही वे तुरंत खुद को रोक नहीं पाए। क्षमा कीजिए, बिक्री के लिए नहीं। झाओ युई ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसके हाथ में मौजूद औषधीय गोली का क्रिस्टल एक पल के लिए ही दिखाई दिया, जिससे सभी के दिलों में उत्सुकता जाग उठी। उसने वीर की ओर इशारा करते हुए उदासीनता से कहा, मेरे पास अभी केवल एक ही जियांगचेन औषधीय क्रिस्टल है, मैं इसे तुम्हें कैसे बेच सकती हूँ? लेकिन इस औषधीय क्रिस्टल को बनाने वाले असली उस्ताद यही हैं। मुझसे खरीदने के बजाय तुम उनसे क्यों नहीं पूछते? सभी ने इस बारे में सोचा और वास्तव में वह सही थी। वीर की ओर उनकी निगाहें बेहद उत्सुकता से भर गईं। वीर, वह बेचारा बच्चा जिस पर उन्होंने पहले कभी ध्यान भी नहीं दिया था, रातों रात एक लोकप्रिय हस्ती बन गया, सचमुच सुगंधित। ये वही जियांगचेन फार्मास्यूटिकल क्रिस्टल है जिसे उसने परिष्कृत किया था। झाओ युई ने चंचल मुस्कान के साथ कहा, अब भी क्या आपको वीर की पौराणिक लोक में प्रवेश करने की योग्यता पर संदेह है? मजाक कर रहा था। वे सब अजीब तरह से हंसे, वीर को नए सम्मान की नजरों से देखने लगे और अपना पता भी बदल लिया। महान गुरुजी, क्या आपके पास ये औषधीय क्रिस्टल और हैं? क्या आप मुझे एक बेच सकते हैं? एक के लिए 10,000 मेरिट पॉइंट्स, आपके पास जितने भी हों मैं ले लूंगा। मैं इसके लिए 20,000 रुपये दूंगा। वे लगातार अपनी बोलियां बढ़ाते जा रहे थे, पागलों की तरह होड़ मचा रहे थे, जिससे वीर को अपनी आंखें घुमानी पड़ रही थीं। हालांकि ये वास्तव में अमीर बनने का एक तरीका था। वह जानता था कि झाओ युई जानबूझकर उसकी प्रतिष्ठा बनाने में मदद करने के लिए ऐसा कर रही थी। अगर एक रसायनज्ञ के रूप में उनकी ख्याति फैल जाती तो उन्हें भविष्य में योग्यता अंकों की कमी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी वीर ने जल्दबाजी में सहमति देने से खुद को रोक लिया। उसके पास अभी भी 3 जियांगचेन फार्मास्यूटिकल क्रिस्टल थे और अगर वह उन्हें इस तरह बाहर निकालता तो वह अपने रहस्य उजागर कर सकता था। अपनी क्षमताओं को छुपाना हमेशा बेहतर होता था, लेकिन मेरिट पॉइंट अर्जित करने का यह अच्छा व्यवसाय इस तरह बर्बाद नहीं किया जा सकता था। वीर ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, माफ कीजिए, मैंने सिर्फ 2 जियांगचेन औषधीय क्रिस्टल ही बनाए हैं। अब मेरे पास और नहीं बचे हैं। अगर आपको चाहिए तो आपको मुझे सामग्री खुद लानी होगी। 10 भाग सामग्री से सिर्फ 2 जियांगचेन औषधीय क्रिस्टल ही बन सकते हैं और हर एक के लिए 10,000 मेरिट पॉइंट का शुल्क लगेगा। क्या आप तैयार हैं? अच्छा, तो बात पक्की हो गई। मैं सहमत हूँ। ये तो स्वाभाविक रूप से अच्छा है। आश्चर्यजनक रूप से इतनी कठिन परिस्थितियों के लिए ये लोग बिना सोचे समझे, जरा भी हिचकिचाए बिना सहमत हो गए। चाहे औषधीय सामग्री कितनी भी कीमती क्यों न हो, अगर उन्हें औषधीय गोली में परिष्कृत नहीं किया जाता था तो वे बेकार हो जाती थीं। उन्हें अर्धनिर्मित औषधीय गोली में परिवर्तित कर पाना एक बहुत बड़ा लाभ था। वे सचमुच धनी संरक्षकों का एक समूह थे। वीर को एहसास हुआ कि उसने इन लोगों के लिए जियांगचेन फार्मास्यूटिकल क्रिस्टल के आकर्षण को कम करके आंका था। महान गुरुजी, कृपया जहाज पर सवार हो जाए। वे अत्यंत आदरपूर्वक वीर, झाओ युई और टाई झू का जहाज पर स्वागत करने लगे। योग्य लोगों का हर जगह सम्मान होता है। अंतरिक्ष यान तेजी से सक्रिय हो गया और प्रकाश की एक लकीर में बदल गया जो पलक झपकते ही अंधेरे अंतरतारकीय अंतरिक्ष में गायब हो गया। अध्याय 329 अंधकार में खंडहर। अंधकार, खालीपन, ठंड। कोई आवाज नहीं थी, बस सन्नाटा छाया हुआ था। अंतरिक्ष यान की दिशा सीधे मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर की ओर थी। वह पहले से ही मानव तारामंडल की पहुंच से परे था। तारामंडल अक्सर दसियों हजार या यहाँ तक कि सैकड़ों लाखों प्रकाश वर्षों की दूरी पर स्थित होते हैं, जिनके बीच एक अंधकारमय क्षेत्र होता है जिसमें केवल ब्रह्मांडीय धूल बिखरी होती है जो तारों द्वारा प्रकाशित नहीं होती है और अक्सर पूर्ण और घोर अंधकार से भरी होती है। ये जानना जरूरी है कि ब्रह्मांड में न तो ऊपर है और न ही नीचे, न ही शुरुआत है और न ही अंत, इसलिए दिशा जैसी कोई चीज नहीं है। इसके बीच से गुजरने वाला कोई अंतरिक्ष यान आसानी से अपना रास्ता भटक सकता है और अंतहीन भटकन में फंस सकता है। इसके पीछे स्थित अंधेरी विशाल दीवार से ही प्रकाश निकल रहा था, जो तारों की रोशनी की एक नदी का निर्माण कर रहा था, मानो ब्रह्मांड में एक प्रकाशस्तंभ हो जो लोगों के लिए घर का रास्ता रोशन कर रहा हो। एक वलय के आकार का अंतरिक्ष यान तेजी से शून्य क्षेत्र को भेदते हुए लाइट ब्रेन के स्वचालित ड्राइविंग मोड में प्रवेश कर चुका था। 5 टीमों ने अलग अलग विश्राम किया। अंतरिक्ष यान विभिन्न मनोरंजन सुविधाओं से पूरी तरह सुसज्जित था, उसमें रहना एक परम आनंद था। कुछ लोग वर्चुअल यूनिवर्स में गेम खेलने के लिए गए तो कुछ ने नवीनतम फिल्में देखीं। एक दूसरे को परेशान किए बिना आनंद लिया। लेकिन वीर अपने कमरे में अकेला ही चुपचाप साधना करता रहा।
जियांगचेन फार्मास्यूटिकल क्रिस्टल का जबरदस्त प्रभाव था, यहां तक कि ग्रेट मास्टर और ग्रैंड मास्टर स्तर के अंतरतारकीय साधकों पर भी। एक गोली लेने के बाद भी वीर को अपने शरीर में काफी औषधीय शक्ति का एहसास हो रहा था, जो पूरी तरह से पच नहीं पाई थी। उन्होंने तुरंत इसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। आनुवंशिक क्षमता जोड़ 1.6 जोड़ 1.6 जोड़ 1.6। उसने तुरंत एक और मुफ्त उत्कृष्ट जीन बिंदु प्राप्त कर लिया, जिससे वह अपने बीस्ट किंग जीन को 6 अंकों तक मजबूत कर सका। लेकिन उन्होंने इस बारे में सोचा और तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की। मिथिक दायरे में बहुत सारे खतरे हैं, इसलिए एहतियात के तौर पर एक जीन पॉइंट बचाकर रखना बहुत जरूरी था। इसके अलावा बीस्ट किंग जीन को अभी अभी 5 तक मजबूत किया गया था और उसे अचानक बढ़ी हुई जीवन शक्ति के अनुकूल होने के लिए अभी भी समय चाहिए था। 1000 की सीमा को पार करने से मानव शरीर में एक बड़ा बदलाव आएगा और समायोजन की अवधि के बिना ये काम नहीं करेगा। वीर ने तुरंत अभ्यास शुरू कर दिया। शक्ति उमड़ी, मुट्ठियां गरजी और बेतहाशा प्रहार होने लगे। उसका शरीर असंख्य रूपों में परिवर्तित हो गया, मानो कोई बंदर छलांग लगा रहा हो, कोई बाघ हमला कर रहा हो, कोई भेड़िया काट रहा हो। 100 जानवरों का रूप धारण करते हुए, मिमिक बीस्ट फिस्ट की अधिकतम शक्ति को उजागर करते हुए, अतुलनीय रूप से भयंकर शून्य लोक कांप उठा, हवा मुड़ गई और 100 जानवरों की हल्की गर्जना गूंज उठी, जिससे ध्वनि की लहरें उठती हुई दूर तक फैल गईं। बैंग बैंग बैंग, मिश्रधातु की दीवार में गहरे गड्ढे बन गए थे। रक्त की ऊर्जा अग्नि के समान, जल के समान प्रवाहित, लकड़ी के समान सक्रिय, पृथ्वी के समान भारी और धातु के समान कठोर। वीर को अचानक महसूस हुआ कि उसका शरीर एक रहस्यमय क्षेत्र में पहुंच गया है, जिसमें पंचतत्वों के चमत्कारों के साथ साथ कई विशेषताएं समाहित हैं। जैसे ही उसके शरीर में रक्त का प्रवाह बढ़ा, एक अदृश्य आभा फैल गई, जिसने सभी जानवरों को अपने वश में कर लिया और उन्हें प्रतिरोध करने की हिम्मत नहीं करने दी। प्रारंभिक अकड़न से लेकर निपुणता तक प्रत्येक गतिविधि धीरे धीरे उसके शरीर में समाहित हो गई, पूरी तरह से उसके साथ विलीन हो गई, जिससे एक शारीरिक सहज प्रवृत्ति का निर्माण हुआ। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। उस दिन जब वह साधना कर रहा था, अचानक लाइट ब्रेन अलार्म बज उठा। गंतव्य पर पहुंच गए। वीर ने जल्दी से हाथ मुंह धोया और बाहर निकला तो उसने पाया कि अंतरिक्ष यान किसी समय वर्महोल से बाहर निकल चुका था और अंतरिक्ष में स्थिर अवस्था में तैर रहा था। झाओ युई और टीम के अन्य 4 सदस्य पहले ही पहुंच चुके थे और केबिन की खिड़की से बाहर देख रहे थे। वीर की निगाहें चारों ओर घूमी और उसने शून्य लोक में अनगिनत क्षुद्रग्रहों को तैरते हुए देखा, जो अव्यवस्थित रूप से विशाल और असीम रूप से उड़ रहे थे। उनमें मौजूद अंतरिक्ष यान एक साधारण पत्थर की तरह था, जो बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर भटक रहा था, ये जाने बिना कि वह कहाँ जाकर रुकेगा। क्या ये पौराणिक क्षेत्र है? ये ब्रह्मांड में बस एक अंधकार में खंडहर है। वीर मन ही मन सोचने लगा। ये क्षुद्रग्रह, जिनमें से प्रत्येक एक विशाल पर्वत जितना बड़ा था, एक भूल भुलैया का निर्माण करते थे। एक पल की असावधानी आपको उसमें फंसने और बाहर निकलने का रास्ता न ढूंढ पाने का कारण बन सकती थी। अंतरिक्ष यान के लाइट ब्रेन ने अपना अधिकतम स्कैनिंग मोड सक्रिय कर दिया था। तस्वीर पर कई हल्के धब्बे दिखाई दिए। बीप बीप बीप, अज्ञात वस्तु का पता चला। लाइट ब्रेन के अलार्म ने सबका ध्यान खींचा। वीर और बाकी सबने उधर देखा और स्क्रीन पर एक अजीब सी आकृति दिखाई दी, जो खंभे जितनी मोटी थी, जिसके निचले हिस्से में 5 नुकीले कांटे थे, जो पंजे जैसे दिख रहे थे। कुछ ही देर में एक होलोग्राफिक स्कैन दिखाई दिया और एक स्तंभ के आकार का क्षुद्रग्रह नजर आने लगा। वीर का चेहरा अजीब सा था। उसने देखा कि क्षुद्रग्रह का आकार वास्तव में एक पंजे जैसा था। अंतरिक्ष में पदार्थ का अभाव होने के कारण ये वस्तुएं धूल से दूषित नहीं होती और अपना मूल आकार बरकरार रखती हैं। ये हाथ का पंजा हजारों मीटर लंबा था और हवा में लटका हुआ था। हालांकि यह सिर्फ एक शव का टुकड़ा था, फिर भी इससे एक शक्तिशाली दुष्ट ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। क्या खजाना है? जल्दी से इसे निकालो। अंतरिक्ष यान के सुनहरे बालों वाले कप्तान श्यूट तुरंत उत्साहित हो गए। अंतरिक्ष यान ने तुरंत 2 धातु की ड्रिल को विशाल पंजे में घुसाकर जीवाश्म मांस को निकाला और बचे हुए डीएनए का विश्लेषण किया। नतीजे तुरंत सामने आए। पृथ्वी का आदिम प्राणी, कृपाण दांत वाला बाघ, जीवाश्म इतिहास लगभग 201-280 वर्ष पुराना। असंभव, एक कृपाण दांत वाले बाघ का पंजा। यह इतना विशाल कैसे हो सकता है? ये तो बस एक आदिम प्राणी है, कोई अलौकिक प्राणी भी नहीं। ये तो जीव विज्ञान का एक चमत्कार मात्र है। ... श्यूट और अन्य लोग चिल्ला उठे। इसमें कुछ भी असंभव नहीं है। झाओ युई ने ज्ञान से भरी आंखों से कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये याओ जाति होनी चाहिए।
याओ जाति, श्यूट और अन्य लोग तुरंत चौंक गए। क्या आप चीनी पौराणिक कथाओं के उन राक्षसों की बात कर रहे हैं जो जंगली जानवरों और पौधों से शक्ति प्राप्त करते हैं? बिल्कुल सही, झाओ युई ने गहरी आवाज में कहा। शुते, तुम जिस पौराणिक मार्ग का अनुसरण करते हो वह प्राचीन पृथ्वी की पश्चिमी सभ्यता से आया है। तुम हमारी पूर्वी सभ्यता की साधना प्रणाली से परिचित नहीं हो। याओ जाति की साधना विधि साधारण जानवरों को उनकी जातीय सार शक्ति से ऊपर उठने और अनंत संभावनाओं को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। तो बात ऐसी है। उन लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। देखो, एक और विस्मयबोधक ध्वनि ने सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। तस्वीर में दूर से एक विशाल हड्डी तैरती हुई दिखाई दे रही थी, जो हड्डियों के जोड़ों से ढकी हुई थी, मानो एक लंबा सांप हो। ऊपरी हिस्सा एक दैत्य का धड़ था, एक मानव शरीर जिसकी पूंछ सांप जैसी थी, टूटा फूटा घावों से भरा हुआ, मानो 10,000 तीरों से भेदा गया हो। हड्डियों में असंख्य छेद थे और पूरी तरह से सड़ चुका था। ये किस तरह का राक्षस है? इसका रूप कितना विचित्र है! क्या ये सर्प याओ जाति का कोई जीव है? इसका ऊपरी शरीर मनुष्य जैसा कैसे हो सकता है? क्या ये मानव याओ जाति का संकर है? तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। झाओ युई की आंखों में चमक आए और उसने गहरी आवाज में कहा, नहीं, ये याओ जाति का एक नाग है जिसे रूपांतरण के दौरान जबरदस्ती मार डाला गया था। वह वुडांग स्टार से आई थी, जो प्राचीन परंपराओं वाला एक शक्तिशाली क्षेत्र है, जहां चीनी पौराणिक कथाओं का संरक्षण सबसे पूर्ण रूप से होता है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। याओ जाति के सांप का नमूना एकत्र करने और उसे रिकॉर्ड करने के बाद उन्होंने आगे की गहन जांच शुरू की। असंख्य क्षुद्रग्रह, विचित्र और विविध प्रकार के हथियार, खंडहर, इमारतें, हर वो चीज जिसकी कल्पना की जा सकती है। ये लाखों वर्षों से भुला दिया गया एक खंडहर जैसा था, जिसमें सभ्यता के निशान हर जगह मौजूद थे। ये जगह क्या है? वीर ने गहरी आवाज में पूछा। यह एक तारामंडल का खंडहर है। झाओ युई ने कुछ भी नहीं छिपाया। हमें भी कभी कभार ऐसी जगहें मिल जाती हैं। लाइट ब्रेन की गणना के अनुसार ये कभी एक तारामंडल था, लेकिन एक अपूरणीय आपदा ने पूरे तारामंडल को नष्ट कर दिया और इसे सभ्यता के खंडहर में बदल दिया। ये प्राचीन याओ जाति की सभ्यता रही होगी। डिस्टफॉल अमरता की गोली यहीं मिली थी। याओ जाति की सभ्यता, वीर ने मन ही मन सोचा। उसकी निगाह अचानक स्क्रीन के दूसरे हिस्से पर टिक गई। उसने एक विशालकाय कंकाल देखा, जो 1000 मीटर ऊंचा था और हवा में तैर रहा था। उसका शरीर लंबा और हड्डियां मजबूत थीं। उसके शरीर पर 500 मीटर से भी अधिक लंबा एक विशालकाय अजगर लिपटा हुआ था, जिसके सिर पर एक सींग था। एक उजाड़ और प्राचीन आभा प्रकट हुई, जो क्रूर और अत्याचारी इरादों से भरी हुई थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी के खिलाफ निरंतर लड़ रही थी, लाखों वर्षों के बाद भी जरा भी फीकी नहीं पड़ी थी। वीर ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे महसूस किया। उसकी मानसिक शक्ति अविश्वसनीय रूप से तीव्र थी। वह इस आभा के सार का सावधानीपूर्वक विश्लेषण कर रहा था। उसकी आंखें अचानक खुल गईं, बिजली की चमक की तरह प्रकाश से जगमगा उठी। ये राक्षसी ऊर्जा नहीं है, बल्कि जादूगरनी की शक्ति है। वीर ने गहरी आवाज में बात की। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये याओ जाति की सभ्यता का खंडहर बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह चुड़ैल राक्षस युद्ध क्षेत्र है। अध्याय 330 लिच युद्ध क्षेत्र। चुड़ैल राक्षस युद्ध क्षेत्र। एक छोटे से पत्थर ने हजारों लहरें पैदा कर दी। वीर के बोलते ही सब लोगों में हलचल मच गई। याओ जाति की सभ्यता के खंडहर झाओ युई का निष्कर्ष था, और वीर ने महज एक नज़र से इसे गलत साबित कर दिया। हालांकि आपकी रसायन विद्या की विधियां प्रभावशाली हैं, क्या आपकी पौराणिक उपलब्धियां भी उतनी ही गहन हैं? बस एक कुलीन साधक। उन्हें इस बात पर गहरा अविश्वास था, लेकिन चूंकि उन्हें रसायन विद्या के लिए वीर की आवश्यकता थी, इसलिए किसी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। हालांकि उनका उपेक्षापूर्ण रवैया अभी भी बहुत स्पष्ट था। हालांकि झाओ युई सोचने लगी, मानो उसे कुछ एहसास हुआ हो, और उसने पूछा, आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे? वीर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, याओ ऐसे जानवर और पौधे हैं जो दाव का अभ्यास करते हैं और मानव रूप धारण कर लेते हैं, जो केवल साधना की सुविधा के लिए होता है। लेकिन चुड़ैल जाति अलग है। वे सच्चे अंतरतार्कीय मनुष्य हैं। प्राचीन काल में मनुष्य कमजोर और असहाय थे। वे सब कुछ पाने और लड़ने के लिए खुद पर निर्भर थे। ऊपर स्वर्ग और नीचे पूर्वजों की पूजा करना, यही चुड़ैल का स्वरूप है। तांत्रिक स्वर्ग और पृथ्वी के प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं, जंगली जानवरों को वश में करते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी के सार को आत्मसात करते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं, जिससे मानव शरीर में अजीबोगरीब परिवर्तन होते हैं, जो उन्हें दिव्य प्राणियों या राक्षसों जैसा बना देते हैं।
उनका दृष्टिकोण याव जाति के समान है और यदि कोई ध्यान से न देखे तो उन्हें आसानी से भ्रमित किया जा सकता है। लेकिन याव और चुड़ैलें अलग हैं, एक मानव रूप धारण करती है जबकि दूसरी सभी जानवरों को मानव उपयोग के लिए वश में करती है। चुड़ैलें और याव जन्मजात कट्टर दुश्मन हैं और प्राचीन काल में उनके बीच भीषण युद्ध हुए थे। उस विशालकाय लिपटे हुए शरीर को देखो, एक विशालकाय अजगर के साथ। ये देखने में याव जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में यह एक असली चुड़ैल का शव है। ये खंडहर हर जगह युद्ध के निशानों से भरा हुआ है। मेरी राय में ये किसी आपदा से नष्ट नहीं हुआ है, बल्कि ऐसा लगता है कि चुड़ैल और याव जातियों ने आपस में युद्ध किया, जिससे आकाशगंगा ही चकनाचूर हो गई। उन्होंने धीरे धीरे बोलते हुए तर्क और सबूतों के साथ अपना निर्णय प्रस्तुत किया। सभी ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। वे शांत हो गए और ध्यानपूर्वक सोचने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि वीर ने जो कहा था वह वास्तव में बहुत हद तक संभव था। जल्द ही अंतरिक्ष यान ने एक ड्रिल को आगे बढ़ाया, उस विशालकाय जीव के कंकाल के जीन को एकत्र किया और उसका विश्लेषण करना शुरू कर दिया, जिससे पता चला कि यह वास्तव में प्राचीन मनुष्यों का शुद्ध जीन था। हालांकि यह अंतरतारकीय मानव जीन से काफी अलग था, फिर भी यह एक सतत वंश था। इससे वीर के फैसले की सत्यता की काफी हद तक पुष्टि हुई। अद्भुत! मुझे उम्मीद नहीं थी कि महान गुरु के पास इतनी गहन पौराणिक ज्ञान होगा। परिणाम घोषित होते ही सभी के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। अब वे वीर के निम्न साधना स्तर के कारण उसका अपमान करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे और अपने मन में उसे अपने बराबर मान रहे थे। चुड़ैल राक्षस युद्ध क्षेत्र। श्यूट ने कुछ देर सोचा, फिर अचानक उत्साहित होकर बोला, ग्रेट वॉल A3 स्कैनिंग सिस्टम को अधिकतम करो और युद्ध के निशान खोजने के लिए खंडहरों को पूरी तरह से स्कैन करो ताकि युद्ध क्षेत्र का पुनर्निर्माण किया जा सके। जी हाँ कप्तान। अंतरिक्ष यान कांप उठा और उसके बाहरी आवरण से अनगिनत प्रोब निकले जो अदृश्य विकिरण उत्सर्जित कर रहे थे। ये विकिरण विभिन्न आवृत्तियों की तरंगें बना रहे थे जो एक दूसरे को काटती हुई निकल रही थीं, जिससे किसी भी छोटे से निशान का पता लगना मुश्किल हो रहा था। भिनभिनाने की आवाजें। लाइट ब्रेन की होलोग्राफिक छवि पर डेटा की धाराएं तेजी से प्रवाहित हो रही थीं, संख्याएं चमक रही थीं, जिससे लोगों को चक्कर आ रहा था। स्कैन से प्राप्त छवियों को एक एक करके प्रदर्शित किया गया। आग से जलने के निशान, ऊर्जा के प्रभाव, हथियारों से किए गए वार, सब कुछ सामने आया। लाइट ब्रेन ने अपनी पूरी क्षमता से काम करते हुए अत्यधिक उच्च कंप्यूटिंग शक्ति का उपयोग करके उन बलों, दिशाओं और हमले के तरीकों का विश्लेषण किया जिनके कारण ये निशान बने थे, और विश्लेषण के लिए बड़ी मात्रा में डेटा जुटाया। कंकालों को मॉडलिंग के माध्यम से उनके जीवित अवस्था में सबसे संभावित स्वरूप में पुनर्निर्मित किया गया था। हरे चेहरे और नुकीले दांतों वाले बाघ के सिर वाले राक्षस, लाल सांपों को पकड़े हुए विशालकाय जीव, 3 पूंछ वाले बिल्ली जैसे राक्षस। प्रत्येक कंकाल को पुनर्स्थापित किया गया था जो अपने सबसे आदिम रूप को प्रस्तुत करता था, सजीव, मानो प्राचीन आदिम युग से अंतरतारकीय युग में आने वाला हो। अंतरिक्षीय प्रौद्योगिकी अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी थी और इन बचे हुए निशानों के आधार पर युद्ध क्षेत्र के दृश्यों का काफी सटीक पुनर्निर्माण किया जा सकता था। गु फैंग, झाओ युई और अन्य लोग बेसब्री से परिणामों का इंतजार कर रहे थे। बीप बीप बीप, लाइट ब्रेन पर बत्तियां टिमटिमा रही थीं। समय मिनट दर मिनट बीतता गया और 2 घंटे 37 मिनट के बाद आखिरकार परिणाम सामने आया। युद्ध क्षेत्र का पुनर्निर्माण पूरा हो गया है। क्या आप इसे देखना चाहेंगे? लाइट ब्रेन ने पूछा। देखो, ये सुनकर श्यूट ने बिना किसी झिझक के कहा। अगले ही पल अंतरिक्ष यान के अंदर का हिस्सा धुंधला हो गया और पूरी तरह अंधेरा छा गया। चारों ओर तारे बिखरे हुए थे और शून्य लोक अंधेरा और खाली था। जैसे ही प्रकाश नीचे की ओर प्रक्षेपित हुआ, सभी को ऐसा महसूस हुआ मानो वे स्वयं ब्रह्मांड में मौजूद हों। बूम बूम बूम, विस्फोट लगातार हो रहे थे। एक एक करके प्राचीन काल से चलते हुए क्रूर और भयानक आकृतियां प्रकट हुईं। एक तरफ दहाड़ते हुए जानवर थे जिनके सामने मानव आकृतियां खड़ी थीं, लंबी और शक्तिशाली। उनकी आंखों में अमानवीय क्रूरता और निर्ममता झलक रही थी। वे दांत चाट रहे थे और खून पी रहे थे, अविश्वसनीय रूप से भयावह। उनके शरीर पर अभी भी जंगली जानवरों के निशान थे। दूसरी ओर विशालकाय आकृतियां खड़ी थीं, उनके शरीर टोटेम से ढके हुए थे। विभिन्न हथियार लगातार उनकी छाती पीट रहे थे, गर्जना कर रहे थे जिससे पहाड़ और नदियां कांप रही थीं। प्राचीन और विशाल, एक अद्वितीय लय के साथ, शोकपूर्ण और तीखी आवाज में। क्या ये प्राचीन मानव पूर्वजों और याव जाति के बीच स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रभुत्व के लिए संघर्ष का दृश्य था? वीर और अन्य लोग अपनी सांसें थामने के लिए मजबूर हो गए।
याओ जाति बर्बर थी, जो पशु साधना से बनी थी, और वे स्वर्ग और पृथ्वी के सबसे आदिम अधिपति थे। मानव पूर्वजों ने पीढ़ियों के प्रयासों के माध्यम से धीरे धीरे साधना का अन्वेषण करके ही याओ जाति पर पलटवार किया और विश्व के स्वामी बन गए। जैसे जैसे तस्वीरें स्पष्ट होती गईं, प्राचीन युद्ध के रहस्य उनकी आंखों के सामने खुलते चले गए। सभी ने अपनी सांस रोक ली, किसी ने भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। वूश वूश वूश, तीर बारिश की तरह, उल्कापिंडों की तरह बरस रहे थे। 3 टांगों वाला सुनहरा कौवा आकाश में गिरते सूरज की तरह दहाड़ रहा था, असीम अग्नि वर्षा बिखेरते हुए पूरी दुनिया को पूरी तरह से जलाकर राख करने के इरादे से। बाढ़ से 2 सांपों को धारण किए हुए दिव्य प्राणी प्रकट हुए, जिन्होंने असीम रूप से उमड़ती बाढ़ को प्रज्वलित किया और आग की लपटों को बुझा दिया। बर्फ के फीनिक्स ने हवा में अपने पंख फड़फड़ाए, बर्फ की बारिश बिखेरी, एक बर्फीला तूफान खड़ा किया और बाढ़ के पानी को विशाल हिमखंडों में जमा दिया। गर्जन, चीखों, दोनों तरफ से लगातार गर्जना होती रही और अगले ही पल वे 2 टकराती धाराओं की तरह एक दूसरे पर टूट पड़े, मानो मौत तक लड़ रहे हों। खून के छींटे उड़ रहे थे, आग आसमान में ऊंची उठ रही थी। क्या जबरदस्त लड़ाई थी! दोनों पक्ष अद्वितीय शक्ति वाले दिव्य प्राणियों और राक्षसों के समान अस्तित्व वाले थे। एक तरफ 10,000 झांक के विशालकाय योद्धा नेतृत्व कर रहे थे, जिनमें से प्रत्येक के पास ड्रैगन, बाढ़ के ड्रैगन, सांप और अन्य भयंकर जीव थे, जो आंधी, बर्फ, भयंकर गरज पैदा कर रहे थे, मानो आकाश क्रोधित होकर मानव जगत को नष्ट कर रहा हो। दूसरी ओर याओ जाति लगातार दहाड़ रही थी, राक्षसी ऊर्जा आकाश में फैल रही थी, जिससे एक काला पर्दा बन गया था जिसने आकाश को ढक लिया था। स्वर्णिम कौवा सुनहरी अग्नि से जलता हुआ आकाश में चक्कर लगा रहा था, जबकि काला कछुआ अपनी पीठ पर हिमखंड ढो रहा था। उसके अंग आकाशीय स्तंभों जितने मोटे थे। उसके हर कदम से धरती फट रही थी, अनगिनत जीव चूर चूर हो रहे थे और उनमें लोहे के डंडे लिए, अपने नुकीले दांत दिखाते हुए, लगातार लड़ते हुए खूंखार बंदर भी शामिल थे। ये दोनों जातियां स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रभुत्व के लिए एक अंतहीन युद्ध में लगी हुई थीं। असीम विनाश की टक्कर हुई, जिससे एक विशाल प्रभाव उत्पन्न हुआ जो बाहर की ओर फैलता गया और जहां भी पहुंचा सब कुछ खंडहर में तब्दील कर दिया। दायन और दानव के बीच युद्ध, जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर देता है। ट्रैक ट्रैक, वीर और अन्य लोगों ने भयभीत होकर अपनी आंखें चौड़ी कर ली, ये देखकर कि उनके पैरों के नीचे की जमीन फटने लगी और अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई, जिससे जमीन के सबसे गहरे हिस्से में स्थित अंधकार में शून्य लोक प्रकट हो गया। पता चला कि यह ब्रह्मांडीय विनाश किसी आकाशगंगा के विनाश से नहीं, बल्कि तारों भरे आकाश में तैरते एक असीम, विशाल महाद्वीप के ढहने से हुआ था।